जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और सुनाइए बच्चों, हाल चाल बढ़िया चल रही है जी। एडवांस की तैयारी जोरों शोरों से। आफ्टर होली आई थिंक अब और ज़्यादा आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, है ना। थोड़ा सा आपने टाइम जरूर निकाला होगा, एंटरटेनमेंट का करना भी चाहिए, है ना। और अब फिर से लग जाना है अपने टारगेट की तरफ। लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क दिया था मैंने, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा नहीं दिया था, कुछ ज़्यादा दिया था, है ना। तो पहले उसका डिस्कशन लेंगे और आज स्टार्ट करेंगे अपन बाइनोमियल थ्योरम, है ना। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम दोनों में मतलब थोड़ा सा कोरिलेशन होता है, कॉम्बिनेटोरियल कोफिशिएंट का अच्छा यूज़ दिखता है बाइनोमियल थ्योरम में, है ना। तो लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस दिए थे जिसमें कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज यूज हो रही थी बाइनोमियल थ्योरम की, तो वो मैं इसी पार्ट में डिस्कस करूंगा, है ना। और ये टॉपिक भी मतलब देखा जाए तो वो मतलब बहुत ज़्यादा स्कोरिंग तो नहीं है, लेकिन हाँ सिंपल सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं इसमें, ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा मिलते नहीं हैं। बनाने को तो रैंडम अपन कुछ भी बना सकते हैं, ऐसा उसकी कोई लिमिटेशन होती नहीं है। बनाने पर आ जाए तो ऐसा भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि जो बहुत मुश्किल से सॉल्व हो। लेकिन हाँ इन जनरल ऐसा देखा जाता है कि बाइनोमियल थ्योरम में पुराने 15-20 साल के क्वेश्चन उठा के देखे तो ऐसा कोई बहुत भारी क्वेश्चन अभी तक आईआईटी में अभी तक नहीं बना हुआ है। तो जो जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे प्लस कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी आपको देंगे जो नेशनल लेवल की प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। तो बाई चांस इन केस अगर इस पर कोई एक्सपेरिमेंट हो इस टॉपिक पर तो वो भी आपका अच्छा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बाइनोमियल कोफिशिएंट और इट्स प्रॉपर्टीज, हाँ बेसिकली इसी को कवर करते हैं। ग्रेटेस्ट टर्म पर क्वेश्चन आ सकता है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म पर क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं, और इसमें आई थिंक उस पर भी क्वेश्चन मीन्स में तो बाइनोमियल कोफिशिएंट की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। और मेंस में अब जो क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं 2022 2021 2023 में तो ज़्यादा डिफिकल्ट रैंडम आए नहीं, 2022 में कुछ अच्छे क्वेश्चंस आए हुए थे। तो उसके आसपास ही नियर अबाउट लेवल रहता है जी एडवांस का। तो अगर इन केस अगर इस टॉपिक को आप जेई मेंस लेवल पर बहुत अच्छे लेवल पर अच्छा प्रिपेयर कर लेते हैं तो जी एडवांस के लिए इसमें कोई बहुत ज़्यादा काम डीप लेवल पर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कि उसी के आसपास नियर अबाउट क्वेश्चन मिल जाता है। तो ये प्रॉब्लम मैंने आप लोग को दी थी यार, काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। और मैंने काफ़ी देखा, सब बच्चों के आंसर्स देखे तो मुझे इसका सही आंसर तो नहीं दिखाई दिया कि इसका सही आंसर किसी बच्चे ने निकाला हो। खैर क्वेश्चन भी इतना आसान नहीं था बेटा, ये क्वेश्चन रियली बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, एक चैलेंजिंग लेवल की प्रॉब्लम है ना। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। रिकरेंस वाली प्रॉब्लम्स की मैं प्रैक्टिस करा रहा था तुम लोग को, टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम कराई थी, टाइलिंग प्रॉब्लम कराई थी, कलरिंग वेज आपको सिखाए थे। और अब हम बात करते हैं इस सिस्टम ऑफ रिकरेंस पर क्वेश्चन है जो। चलिए देखिए, क्वेश्चन आई थिंक बहुत अच्छे से पढ़ा था आप लोगों ने, है ना। अच्छा ऐसी एक और प्रॉब्लम भी दी थी, जैसी दो प्रॉब्लम दी थी तो मैं आज इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। आप बड़े आराम से समझना, इसको अपने तरह से समझना सोचना, है ना। और वो जो दूसरी प्रॉब्लम दी थी 6-7वें नंबर पर है, वो पहले रीअटेम्प्ट, वो तुम लोग रीअटेम्प्ट करना, तो उससे तुम्हें थोड़ा सा फील आएगी कि इस तरह के क्वेश्चन में कैसे वर्क किया जाता है। ये आउट ऑफ द बॉक्स लेवल वाली प्रॉब्लम है, जेई में इतना लेवल की प्रॉब्लम इन जनरल नहीं आ सकती, है ना। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम को 2 मिनट के अंदर कोई सॉल्व कर देगा, इतना ब्रिलियंट कोई नहीं होता, क्योंकि पहली बार जब देखता है क्वेश्चन तो पहले अप्रोच सोचने में भी बेटा टाइम लगता है। लेकिन ये है कि अगर हम कुछ इस लेवल की प्रॉब्लम करते चलेंगे, है ना, तो हमारे सोचने का लेवल बाकी और बच्चों के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। क्योंकि अभी तक जितने भी हम लोगों ने टॉप रैंकिंग स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं उनका जो लेवल होता है सोचने का बहुत ऊपर होता है, क्योंकि वो इस लेवल और इस लेवल से ऊपर लेवल वाली प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा सॉल्व कर लेते हैं, है ना। जब वो 9th 10th में ही होते हैं, 11th में ही होते हैं, तभी इस लेवल इससे ऊपर लेवल की प्रॉब्लम कर लेते हैं। क्योंकि उनका कहते हैं ना, उनकी डाइट ज़्यादा होती है, वो डिमांड करते हैं और क्वेश्चन दीजिए और क्वेश्चन दीजिए और एक से एक भारी प्रॉब्लम, फिर डिस्कशन होता है, कुछ अप्रोच वो निकालते हैं, कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं, तो बहुत ही कन्फाइंड तरह से चीज़ें निकल के सामने आती हैं। चलिए करते हैं डिस्कशन। क्वेश्चन बोला गया देयर आर 4 बास्केटबॉल प्लेयर ABCD, ठीक है। इनिशियली द बॉल इज विद ए, द बॉल इज ऑलवेज पास फ्रॉम वन पर्सन टू डिफरेंट पर्सन, ठीक है। 4 बास्केटबॉल प्लेयर खेल रहे हैं ABCD, इनिशियली बॉल किसके पास है, ए के पास है, और ये ए जो है बॉल पास करता है किसी दूसरे प्लेयर को,
ठीक है ना, और वही दूसरा तीसरे को करेगा, मतलब इस तरह से बॉल ट्रांसफर की जा रही है एक दूसरे को। इन हाउ मेनी वेज कैन द बॉल कम बैक टू ए आफ्टर 7 पासेस। छोटा सा क्वेश्चन है कि कितने डिफरेंट तरह से 7वें पास में बॉल फिर से ए के पास आएगी, वो मेथड काउंट करने हैं। जैसे ए के पास बॉल थी, ए ने पास की सी के पास, फर्स्ट पास में सी ने बी को ट्रांसफर की, बी ने डी को की, डी ने ए को की, ए ने बी को की, बी ने सी को की, सी ने ए को। यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3, पहला पास ए ने सी को दिया नहीं, ये पहला पास हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पास में बॉल ए के पास आ गई। ऐसे ही दूसरा तरीका, ए ने डी को, डी ने ए को, ए ने डी को, डी ने सी को, सी ने ए को, सी ए ने बी को, बी ने ए को। यानी फिर से 7 पास में कौन आ गया यहाँ पर, फिर से ए आ रहा है। तो क्वेश्चन यही था कि 7 पास में बॉल ए के पास कितने डिफरेंट तरह से आ सकती है, ऐसे कितने डिफरेंट मैनर्स है जिसमें 7 पास में बॉल ए के पास आ जाएगी। इनिशियली बॉल ए के पास है और 7 पास में बॉल फिर से ए के पास आ जाए। तो दो मेथड यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं, आर टू वेज इन विच द बॉल कम बैक टू ए आफ्टर 7 पासेस, है ना। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका जनरल रिकरेंस रिलेशन बनाएंगे। जनरल रिकरेंस रिलेशन पहले बना लेंगे, और रिकरेंस रिलेशन बनाने के बाद हमारे पास आइडिया होगा, हम 7 पास का आंसर भी निकाल सकते हैं, 10th पास का भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो रिकरेंस बनाने के लिए मैंने लेट कर लिया, लेट xn be the number of ways। अच्छा ये समझना, हमें निकालना क्या है, nth पास में बॉल ए के पास आए, तो सबसे लास्ट में अगर nth पास में बॉल ए के पास आ रही, तो इससे जस्ट पहले वाले में बॉल किसके पास होगी, या तो बी के पास होगी, या फिर सी के पास होगी, या फिर डी के पास होगी। जैसे यहाँ पर सी के पास थी, सी ने ए को ट्रांसफर की, मतलब अगर nth पास में बॉल मेरे को चाहिए ए को मिले, तो उससे पहले वाले पे सोचना स्टार्ट करो, या तो बी को मिलेगी, या फिर सी को मिलेगी, या फिर डी को मिलेगी। आ रही बात समझ में। तो जितने तरह से बॉल बी को मिलेगी उतनी तरह से, क्योंकि बी और सी पर ऐसा सच कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, तो जितने तरह से बॉल बी को मिलेगी उतनी ही तरह से सी को मिलेगी, उतनी ही तरह से डी को मिलेगी। तो अगर हम इस पर केस बनाना चाहते हैं तो आई थिंक हमें सोचना इस पर स्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने पहले तो ये लेट किया, एक्सन विद द नंबर ऑफ वेज in which A get the ball after n passes। मैंने ये सपोज किया कि xn वो नंबर ऑफ वेज है जिसमें nth पास में बॉल A को मिल रही है ना, एंड yn be the number of ways yn with the number of ways in which the ball goes to any fixed person, any fixed person other than A। आप थोड़ी देर इसको B मान के चल लो, है ना, क्योंकि जितने तरीके, जैसे मैं बोलूं nth पास में बॉल B के पास आने के जितने तरीके होंगे उतने ही C के होंगे, उतने ही D के होंगे। तो वो किसी भी एक पर्सन की हमने यहाँ पर बात की, बाई एन वो नंबर ऑफ वेज है जिसमें बॉल जो है किसी और पर्सन के पास जा रही है। लेट्स से वो पर्सन कौन है, B है ना। देन अब जरा समझना, अगर nth पास में बॉल A के पास है तो उससे पहले वाले पास में बॉल किसके पास होगी, या तो B के पास रही होगी, या फिर C के पास रही होगी, या फिर D के पास रही होगी, है ना। तो xn किसके इक्वल होगा भाई, यहाँ पे 3 केस बनेंगे, इसको ब्लैंक कर दो, तो या तो यहाँ पर B आया होगा, या फिर C आया होगा, या फिर D आया होगा, है ना। तो n-1 पास में बॉल B के पास है, इसके मैनर कितने हो गए, बाई n-1, है ना। n-1 पास में बॉल C के पास हो तो B के पास होने के जितने मैनर होंगे उतने ही C के पास होंगे, क्योंकि B और C में आपस में सच कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है।
वाई एन माइनस वन, या फिर एन माइनस वन पास में बॉल डी के पास होगी। आराम से देखिए, टेक इट इजी, बड़े आराम से, बड़े प्यार से। मैंने लेट किया एक्सन, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम ऑफ रिकरेंस की बात कर रहे हैं हम, दो वेरिएबल में खेल रहे हैं। हमने एक्सन वो नंबर ऑफ वेज सपोज किए जिसमें बॉल ए के पास जा रही है आफ्टर एन पासेस, और वाई एन वो नंबर ऑफ वेज है जिससे बॉल ए के अलावा किसी एक फिक्स पर्सन के पास जा रही है। वो फिक्स पर्सन बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, और डी भी हो सकता है। तो अब थिंक अबाउट द केस व्हेन बॉल गोज टू ए आफ्टर एनथ पास, है ना। एनथ पास की बॉल अगर ए के पास आ रही है तो तब आएगी जब इससे पहले वाले पास में या तो बी के पास रही हो, या फिर सी के पास रही हो, या फिर डी के पास रही हो। तो एन माइनस वन पास में बॉल बी के पास रहे, उसके मैंने बाई एन माइनस वन, वही सी के आ जाएंगे, वही डी के आ जाएंगे। तो यानी यहां से एक रिकरेंस हमने बना लिया, एक्स एन इक्वल टू 3 टाइम्स वाई एन माइनस वन। आया गया, ये एक्स एन की वैल्यू आ गई। एंड अब वाई एन निकाल लो। वाई एन का मतलब हुआ कि एनथ पास में बॉल बी के पास आए, एनथ पास में बॉल बी के पास आए, तो इससे पहले वाले पास में, यानी यहां पर कौन कौन हो सकता है, यहां पर ए हो सकता है, या फिर सी हो सकता है, या फिर डी हो सकता है ना। यानी एन माइनस बनत पास में बॉल ए के पास हो, एन माइनस बनत पास में बॉल ए के पास हो, तो एनथ पास में बॉल ए के पास, उसके मैनर एक्सन है। एक्सन वो नंबर ऑफ वेज है जिसमें एनथ पास में बॉल ए के पास है। तो एन माइनस बनत पास में बॉल ए के पास है, उसके मैनर कितने होंगे, एक्सन माइनस वन। ठीक है। अब एन माइनस बनत पास में बॉल सी के पास हो, तो सी या डी के पास होने के मैनर कितने होते हैं, मतलब ए के तो है एक्सन, और सी और डी के मैनर के हैं बाई एन। तो एन माइनस वन पास में बॉल सी के पास हो, उसके मैनर कितने होंगे, वाई एन माइनस वन, या फिर यहां पर क्या आएगा, डी आएगा, वाई एन माइनस वन। तो यहां से एक और रेकरेंस बन गया, वाई एन इक्वल टू एक्स एन माइनस वन प्लस 2 टाइम्स वाई एन माइनस वन। तो भाई साहब देखिए, सिस्टम में आपको दो रिकरेंस रिलेशन बने दिख रहे हैं, 1 and 2। आपको इन्हीं दो रिकरेंस को समझना, सॉल्व तो देखो अब हम लोग कर लेंगे। आपको सिर्फ घर पे इन्हीं दो चीजों पर फोकस करना है कि सर ने ये दो केस कैसे बनाए, है ना। तो बस सोचोगे कैसे, क्या अगर तुम लैंग्वेज नहीं समझ तुम बस ये देखना कि यार एनथ पास में बॉल अगर ए के पास आ रही तो उससे पहले वाले पास में क्या क्या हुआ होगा। उससे पहले वाले पास में बॉल या तो बी के पास होगी, या फिर सी के पास होगी, या फिर डी के पास होगी। भाई या तो बी पहुंचाएगा इधर, या फिर सी पहुंचाएगा, या फिर डी पहुंचाएगा। तीन ही लोग तो पहुंचा सकते हैं, तो उन तीनों के केस बना लिए। भाई अगर बी पहुंचाएगा, सी पहुंचा या डी पहुंचा, इन सबके सेम ही मैनर है, क्योंकि ए वाले को मैंने एक्सन बोला और ए के अलावा सभी को मैंने क्या बोला, बाई एन बोला है। तो ये तो बड़ी आसानी से आ गया। फिर अगर सपोज करो एनथ पास में बॉल मेरे को बी को पहुंचानी है, तो उसके मैनर क्या होंगे, अगर यहाँ पर बी पर पहुंच रही है तो पहुंचाएगा कौन, या तो ए पहुंचाएगा, या फिर सी पहुंचाएगा, या फिर डी पहुंचाएगा। ए पहुंचाए तो इसका मतलब एन माइनस बनत पास में बॉल ए के पास, उसके मैनर कितने होंगे, एक्स एन माइनस वन। एन माइनस बनत पास में बॉल ए के पास हो, इसके मैनर क्या होंगे, एक्स एन नहीं है, एक्स एन माइनस वन, क्योंकि ये एन माइनस बनत पास है ना। और एन माइनस बनत पास में सी या डी में से किसी के पास होने के मैनर कितने होंगे, वाई एन माइनस वन। तो अब ये दोनों रिकरेंस बन गए क्या। इसको सॉल्व हम बड़े प्यार से करेंगे, बड़े प्यार से करेंगे बच्चों। देखिए जरा, कनेक्ट करो मेरे साथ। तो नेक्स्ट पेज पे पहले नोट कर लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। एक रिकरेंस मेरे पास आया था, एक्स एन इक्वल टू 3 टाइम्स वाई एन माइनस वन। एक और आया था मेरे पास रिकरेंस, वाई एन इक्वल टू एक्स एन माइनस वन, वाई एन इक्वल टू एक्स एन माइनस वन प्लस 2 टाइम्स वाई एन माइनस वन, है ना। ये 1 है, ये 2 है। अब यार एक काम करो, अब ये इस क्वेश्चन को मोर देन वन में भी बना सकते हैं। मतलब एक एक्स एन वाली रिकरेंस अलग बना सकते हैं, वाई एन वाली रिकरेंस अलग बना सकते हैं, एक पर्टिकुलर वैल्यू पूछ सकते हैं, बाई 5 कितना होगा, या फोर्थ पास में बॉल बी के पास हो, इसके मैनर कितने होंगे, एथ पास में बॉल सी के पास हो, इसके मैनर बताओ। तो बहुत सारे मतलब ऑप्शन मोर देन वन में, तो क्वेश्चन बड़ा शानदार बन जाएगा, है ना। रिकरेंस भी हम एक्स सीरीज में भी बना सकते हैं, वाई सीरीज में भी रिकरेंस बना सकते हैं।
तो अब तुम लोग बस मेरे को ध्यान से सुनो। आ, अगर मैं अगर मैं बाई वाले रिकरेंस को पहले बनाना चाहूँ, आई थिंक बाई वाला रिकरेंस बनाना बहुत आसान है। देखो एक्स एन बाई वाले रिकरेंस में देखो सेकंड को टारगेट करो, ये दोनों बाई फैमिली है, ये एक्स फैमिली है, तो एक्स फैमिली की वैल्यू ऊपर वाले रिकरेंस से निकाल सकते हैं। एक्स एन अगर इतना है तो एक्स एन माइनस वन कितना होगा, यहाँ से निकाल लो। एक्स एन माइनस वन की वैल्यू आएगी 3 टाइम्स वाई एन माइनस टू, आ गई क्या? और ये वैल्यू उठा के इस स्पॉट पे यूज कर लो। आई थिंक तुमको ये बहुत पसंद आने वाला मेथड है। तो एक्स एन माइन एन को एन माइनस वन से रिप्लेस कर लिया, तो वाई एन आ जाएगा 2 टाइम्स वाई एन माइनस वन प्लस 3 टाइम्स वाई एन माइनस टू। दिस ये एक रिकरेंस आ गया अपने पास वाई सीरीज में, ठीक है, प्योर वाई में है। अब यार ये सेकंड ऑर्डर का रिकरेंस रिलेशन है, तो दो इनिशियल कंडीशन हमको चाहिए होंगी, तो बस तुम इतना कर दो, मुझे बाई वन बता दो और बाई टू बता दो, तो बाकी सारा काम मैं कर दूंगा। बाई वन का मतलब हुआ पहले पास में बॉल बी के पास आ जाए। अभी इनिशियली किसके पास है बॉल, ए के पास है, ये बी के पास आ जाए, तो यहाँ पर बी हो तो उसका एक ही तरीका होगा कि ए डायरेक्टली बी को बॉल कैच करा दे, ये लो पकड़ो भाई, तो बाई वन तो वन आ जाएगा, है ना। और सेकंड पास में बॉल बाई टू का मतलब क्या हुआ, अभी तो ए के पास है और सेकंड पास में बॉल बी के पास है, तो सेकंड पास अभी ए के पास है और ये बी के पास है, सेकंड पास में बॉल बी के पास है, तो यहां पर क्या हो सकता है, या तो सी ए सी को पास करे सी बी को दे दे, या फिर ए डी को पास करे डी बी को दे दे। तो यानी दो तरह से ये जॉब की जा सकती है, दो तरह से की जा सकती है। ए या तो सी को ट्रांसफर करे, सी बी को दे दे, ए या तो डी को ट्रांसफर करे और डी बी को दे दे। तो बाई वन वन आएगा, बाई टू टू आएगा, देख लो तुम लोग, टेक इट इजी, बड़े आराम से और बड़े प्यार से, है ना। बाई वन वन आ गया, बाई टू टू आ गया। अब इसको जनरलाइज कर दो, रिकरेंस को सारे टर्म लिख डालो। अच्छा हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सेवेंथ पास, इन हाउ मेनी वेज कैन द बॉल कम बैक टू ए आफ्टर 7 पासेस, यानी x7 एक तरह से हमें निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, x7 निकालना है ना, क्योंकि हमने xn सपोज किया था nth पास में बॉल a के पास है, तो x7 निकालना है। तो यहां से मुझे दिख रहा है कि x7 जो होगा, n को अगर मैं 7 डालूं तो 3/6 के बराबर है, किसके इक्वल है, 3/6, यानी बाई सीरीज में जो रिकरेंस बना है उससे बाई 6 निकालना है। तो बाई वन बाई टू पता है, बस इसी रिकरेंस में चलो गेम स्टार्ट करते हैं, कलर चेंज करते हैं, आ जाओ यार। अब बाई वन बाई टू पता, तो बाई थ्री यहाँ से कितना होगा, जरा एक बार लिख के देखो, एन को 3 डालो, बाई थ्री आएगा 2/2 प्लस 3/1, ये पैटर्न चलेगा, यानी जस्ट पीछे वाले का डबल और उससे पीछे वाले का ट्रिपल, इसका डबल ले लो, इसका ट्रिपल और दोनों को ऐड कर लो। ये देखो फॉर्मूला देख रहे हो, तो बाई वन बाई टू पता, यहाँ से बाई थ्री निकाल लो, इसका डबल 2 टू द 4 और इसका 3 टाइम 4 और 3 7 आया, फिर इसका डबल 7 टू जा 14 और इसका ट्रिपल 2 3 जा 6, 14 और 6 20, ठीक है ना। फिर इसका डबल इसका ट्रिपल 22 जा 40 और इसका ट्रिपल 21, आई थिंक 61 आ जाएगा, है ना। फिर क्या करो, इसका डबल 61 का डबल हुआ 122 और इसका ट्रिपल 60 122। चलिए बच्चों देखते हैं यार, लाइट चली गई थी, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, वहीं से स्टार्ट करते हैं, है ना। आई थिंक हम लोगों ने ये रिकरेंस थर्ड वाला प्रूफ कर लिया था, है ना, बाई वाला, और हम लोग यहाँ से इनिशियल वैल्यूज आई थिंक बाई वन बाई टू मैंने समझा दी थी, और फिर बाई थ्री ये था, और फिर इसी को कंटिन्यूसली यूज करके हम लोग आगे के टर्म निकाल रहे थे। बेसिकली हमको बाई सिक्स निकालना है, बाई सिक्स पता होगा तो x7 अपने आप आ जाएगा। तो बाई वन बाई टू बाई थ्री बाई फोर, बाई वन बाई टू बाई थ्री बाई फोर बाई फाइव और बाई सिक्स निकालना पड़ेगा। बाई सिक्स कितना होगा, इसका डबल और इसका 3 टाइम, इसका डबल कितना होगा 61 का डबल होगा 122 और इसका 3 टाइम 60 और 122 प्लस 60, 122 प्लस 60 कितना होगा 182 आई थिंक, या है ना। तो ये वैल्यू बच्चों अपने पास किसकी आ गई, बाई सिक्स की। अब बाई सिक्स ये है तो देयरफॉर x7 कितना होगा, x7 होगा 3 टाइम्स बाई सिक्स, तो 3 इंटू 182, तो ये कितना आ जाएगा 2 3 जा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 और 2 5, x7 की वैल्यू आ गई 546।
तो हमने क्या किया, बाई में रिकरेंस रिलेशन बना लिया और इस रिकरेंस की हेल्प से बड़े आराम से ये काम कर लिया, है ना। कुछ स्टूडेंट जो हमारे क्या काम करते हैं, वो एक्स में रिकरेंस बना के भी सॉल्व करते हैं इस पिक्चर को। चलिए एक बार एक्स में रिकरेंस बना के इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए भाई, तो x में रिकरेंस बनाना है, केवल तुम लोग इन दो रिकरेंस को देखो, xn और yn वाले को, है ना। और मैं x में रिकरेंस बनाना चाहता हूँ, यानी कहीं ना कहीं y को पिक्चर से टाटा बाय बाय करना चाहता हूँ। तो यहाँ से ऐसा करते हैं, yn बना लेते हैं और yn की वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर देते हैं। 1 इम्प्लाइज, मतलब मेथड 2, एक डिफरेंट तरीका बाई वाले x वाले में लेके आने का। 1 इम्प्लाइज, n को n+1 से रिप्लेस कर दो, तो xn+1, xn+1 आ जाएगा 3 टाइम्स yn, xn+1 आ जाएगा अपने पास 3 टाइम्स yn, ठीक है ना। और yn की वाली वैल्यू उठाकर आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। therefore xn+1 इक्वल टू 3 टाइम, yn की वैल्यू है xn-1 प्लस 2 टाइम्स yn-1। टेक इट इजी, आराम से देखो, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज xn+1 3 टाइम्स xn-1 प्लस 3 टू 6 टाइम्स yn-1। अच्छा एक काम करना यार, अपने को तो x में रिकरेंस रिलेशन चाहिए, तो 3 इंटू yn-1 की वैल्यू डायरेक्ट अपने पास रखी हुई xn, देखो यहाँ पर, है ना। 3 इंटू दिस टुगेदर विद दिस, इस पूरे प्रोडक्ट की वैल्यू अपने पास क्या दे रखी है, xn, तो यह आ जाएगा 2 टाइम्स xn। एक बार देख लो तुम लोग, देखकर ओके बोल दो, यस सर एवरीथिंग इज कूल टिल नाउ, ठीक है। तो ये हमने xn वाला रिकरेंस निकाल लिया है, ठीक है। तो अब इनिशियल वैल्यूज देख सकते हैं, xn+1 इक्वल टू 3 टाइम्स xn-1 प्लस 2 टाइम्स xn, यानी जस्ट पीछे वाले का डबल और उससे पहले वाले का 3 टाइम्स, लगभग वही चल रहा है, पीछे वाले का डबल और 3 पुराने वाले का 3 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ से x1 x2 निकाल लेते हैं। x1 मतलब पहले पास में बॉल a के पास आए, पहले पास में बॉल a के पास आ ही नहीं सकती, क्योंकि इनिशियली बॉल a के पास है, a या तो b को पास करेगा या फिर c को करेगा या फिर d को करेगा, तो पहले पास में बॉल कभी भी a के पास नहीं आएगी, तो x1 तो 0 हो गया बच्चों, है ना। x2 निकाल लो यार, x2 मतलब सेकंड पास में बॉल a के पास आ जाए, तो अभी किसके पास बॉल है, अभी a के पास है, सेकंड पास में बॉल में चाहे तो फिर से a के पास आए, तो ऐसा तब होगा जब सेकंड पास में आप बॉल b को ट्रांसफर करे या फिर c को करे या फिर d को करे। a ने b को ट्रांसफर किया, b a को पहुंचाएगा, a c को ट्रांसफर करे, c को पहुंचा, a d को ट्रांसफर करे, d a को पहुंचाए, यानी इस प्लेस पर या तो b या फिर c या फिर d, 3 तरह से हो सकता है ये काम। तो सेकंड पास में बॉल a के पास 3 तरह से आ सकती, a b a, a c a, a d a, है ना। 2 वैल्यू काफी है, तो आ जाओ गेम स्टार्ट करते हैं। अब पूरे सीक्वेंस को जनरेट कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म 0 है, सेकंड टर्म 3 है। अच्छा यहाँ से चाहो तो तुम x3 निकाल सकते हो, तो n को 2 पुट कर दो, x3 जो आएगा 2x2, यानी पीछे वाले का डबल, और यहाँ पर n को 3 पुट करोगे, n को 2 पुट करोगे तो 3x1, ठीक है ना। यानी x1 x2 पर x3 निकालना, तो इसका डबल इसका डबल इसका ट्रिपल, 3 2 6 आ जाएगा, है ना। इसका डबल और इसका ट्रिपल, 6 2 12 और इसका ट्रिपल 9, 12 प्लस 9 21, ठीक है ना। इसका डबल इसका ट्रिपल, 21 2 कितना होगा 42 और 6 3 18, 42 प्लस 18 कितना होता है 60 होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5, इसका डबल इसका ट्रिपल, 62 120, 62 120 और 21 3 63, तो 120 प्लस 63, 120 प्लस 63 183, ठीक है। इसका डबल इसका ट्रिपल, इसका डबल होगा 180, 2 होता है 360, 366 और 366, इसका डबल इसका ट्रिपल प्लस 180, तो 6 8, सॉरी यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो ये 6 आ गया, 8 6 14, 1 कैरी 3 1 4 1 5 5 46, है ना, ये आ गया। और यही वैल्यू अपने पास आई है x7 की, ये किसकी वैल्यू आई है x7 की। तो देखो अलग अलग तरह से मैंने किया है,
हमने y में रिकरेंस बना के भी सॉल्व किया है, हमने x में रिकरेंस बनाकर भी सॉल्व किया है, ठीक है ना। तो इस तरह से कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम थी, बीच में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया है, लाइट चली गई और बैकअप मिल नहीं पाया। खैर मैंने दोबारा से बोल दिया है, सारी चीज़ें लिख दी है, कोई भी चीज़ आपकी मिस ना हो, ठीक है बच्चों। एक बार इसको थोड़ा सा अच्छे से बैठ के रीअटेम्प्ट करना, ये बहुत ही अच्छे लेवल की प्रॉब्लम है। और ऐसी एक और प्रॉब्लम है, उसको ट्राई करना। चलिए भाई आगे मूव करते हैं। लेट देयर आर 5 एप्पल 3 alike and 2 different, 4 mangoes 2 alike and 2 different and 3। यार ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ग्रेप्स नहीं है यहाँ पर, गुआवास लिखा हुआ था और इन्होंने कुछ भी लिख दिया। तो एक काम करना, यहाँ पे ऑरेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो अपने पास क्या क्या फ्रूट्स हैं, 5 एप्पल है, 3 alike 2 डिफरेंट, 4 मैंगोज हैं 2 alike 2 डिफरेंट, 3 ऑरेंज है सारे डिफरेंट। यानी टोटल कितना फ्रूट हो गया, 5 और 4 9 और 3 12, 12 फ्रूट्स हैं, है ना। 5 4 9 और 3 12 फ्रूट, ठीक है। द नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल ऑफ दीज फ्रूट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 चिल्ड्रन इक्वली। यानी 12 फ्रूट्स को हमें 2 बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, नहीं 6 दोनों को देने, एंड ईच हैविंग एग्जैक्टली 2 आइडेंटिकल फ्रूट्स। और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना कि हर बच्चे को एग्जैक्टली 2 आइडेंटिकल फ्रूट्स मिले, है ना। तो 5 एप्पल्स हैं 3 alike 2 डिफरेंट, तो 5 एप्पल्स हैं 3 आइडेंटिकल 2 डिफरेंट, यानी एप्पल, ये 3 आइडेंटिकल एप्पल हो गए, 2 डिफरेंट A1 A2, ये तो एप्पल की कहानी हो गई। आफ्टर दैट मैंगो कितने, 4 हैं, 2 alike 2 डिफरेंट, ये दोनों आइडेंटिकल वाले हो गए, ये दोनों डिफरेंट वाले हो गए। ये मैंगो की कहानी हो गई। ऑरेंज की बात करें तो सारे के सारे डिफरेंट है, O1 O2 O3। तो ये एप्पल्स की फैमिली है, ये मैंगो की फैमिली है और ये ऑरेंज की फैमिली है। ओवरऑल अपने पास मिलाकर कितने फ्रूट्स हैं, 12। अब क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन में बोला गया इन 12 फ्रूट्स को हमें 2 बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी हर बच्चे को 6 देने, ठीक है। प्रॉब्लम ये है यार, इसमें कुछ आइडेंटिकल है कुछ डिफरेंट है। आइडेंटिकल के डिस्ट्रीब्यूशन में तो हम लोग बेगर्स मेथड लगाते थे, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना तो हम ग्रुपिंग मेथड यूज करते थे। लेकिन अब यहाँ पर तो मिक्सअप दे रखा है, तो बात यह है कि इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जबकि एक कंडीशन और भी इन्होंने बोली है कि हर बच्चे को एग्जैक्टली 2 आइडेंटिकल फ्रूट मिलने चाहिए, है ना। अच्छा, एग्जैक्टली 2 आइडेंटिकल फ्रूट्स तो है, और इसका मतलब ये मत समझना कि एग्जैक्टली 2 आइडेंटिकल फ्रूट का मतलब ये हो जाए कि एक एप्पल मिल जाए एक मैंगो मिल गया तो आइडेंटिकल है। ये आइडेंटिकल थोड़ी हुआ यार। मान लो एक बच्चे को एक एप्पल दे दिया आपने, ये वाला एक मैंगो पकड़ा दिया, तो आइडेंटिकल थोड़ी ना, एप्पल और मैंगो तो डिफरेंट है। इसका मतलब तुम लोग, कई बार मैंने इस क्वेश्चन को जब दिया है बच्चों को, तो बच्चों के माइंड में आता है कि सर वो मैंने ये वाला केस बना दिया था कि एक एप्पल ले लिया एक मैंगो, ये भी तो आइडेंटिकल है। बेवकूफ, बहुत ही बेवकूफी वाली बात है यार। एप्पल एप्पल आइडेंटिकल, एप्पल और मैंगो आइडेंटिकल थोड़ी हुआ। इधर का ये एप्पल ये मैंगो, ये तो डिफरेंट ही काउंट होगा ना। तो तुम लोग अगर कहीं ये डाउट है तो तुम ये समझ लेना कि सर यहाँ पर ये बात कर रहे हैं सेम टाइप। वैसे ये लिखना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ बच्चों को डाउट आ जाता है, जो ज़्यादा थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगा देते हैं, जहाँ लगाना चाहिए वहाँ नहीं लगाकर लैंग्वेज पे ज़्यादा लगा देते हैं, तो उन्हें ये डाउट आता है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं यार, एक काम करते हैं, अपने पास फ्रूट्स कितने हैं, 12, जिसमें एप्पल की बात करें तो 3 आइडेंटिकल, मैंगो की बात करें तो 2 आइडेंटिकल है। अब हमें हर बच्चे को 2-2 ही आइडेंटिकल फ्रूट ही देने हैं, 2-2 ही देने हैं। अब 2-2 ही देने हैं तो इसका मतलब 2 मैंगो देने, 2 एप्पल देने होंगे। भाई बात तो सही है। मतलब 2-2 आइडेंटिकल फ्रूट ही दोनों बच्चों को मिलेंगे। यानी आइडेंटिकल फ्रूट पर हम ज्यादा पहले ध्यान दें तो 2 मैंगो है 3 एप्पल है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 मैंगो एक बंदे के पास जाएंगे, 2 एप्पल दूसरे बंदे के पास जाएंगे। लेकिन ये भी तो बचेगा, ये बचेगा ना, इसका क्या करोगे, ये भी तो देना होगा। तो इसका मतलब है ये हुआ कि ये वाला एप्पल जिसको अब ये वाले 2 दोगे उसको ये नहीं दे सकते हो, जिसके पास ये 2 गया है उसके पास ये नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पास अगर ये चला गया तो फिर तो उसका 3 आइडेंटिकल एप्पल हो एक जैसे हो जाएंगे, जबकि ये लिखा हुआ है एग्जैक्टली 2 आइडेंटिकल फ्रूट, है ना। तो एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि पहले हम इनको पकड़ते हैं, ये वाले फ्रूट्स को। ये 4 देख लिए, सॉरी ये 3 देख लिए, है ना, ये 3 देख लिए,
इधर के दो देख लो, मतलब एक एक बार में ये दो एप्पल छोड़ दो, क्योंकि आइडेंटिकल फ्रूट दो चाहिए एक ही टाइप के, तो इसको पैकेट बना लो, एक पैकेट ये, एक पैकेट ये और एक पैकेट ये। टोटल कितने फ्रूट दिख रहे हैं अब आपको? 8 फ्रूट दिख रहा है, 8 फ्रूट दिख रहे हैं, और ये सारे के सारे डिफरेंट फ्रूट्स हैं। यानी पहले हम इन 8 डिफरेंट फ्रूट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये डाउट तो नहीं है सर ये तो आइडेंटिकल वाला था, अबे इसमें देखो ना, ये 8 के 8 सारे डिफरेंट होंगे, नहीं होंगे? इन 8 डिफरेंट फ्रूट को सबसे पहले तुम 2 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इनकी कहानी हम बाद में सेट करेंगे। तो 8 डिफरेंट फ्रूट्स को 2 बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी क्या लगाएंगे? ग्रुपिंग मेथड। यानी 8 को 4 के 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे और 2 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है ना? नंबर ऑफ वेज कितना आएगा? ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाले का फैक्टोरियल 4 का होल स्क्वायर आएगा। और जानते हो जब ऑब्जेक्ट को इक्वल साइज ऑफ ग्रुप में डिवाइड करते हैं तो रेपिटेशन होता है, डिनोमिनेटर में जो पावर आती है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड, तो इतने तो ग्रुप बनेंगे। लेकिन अब इन ग्रुप को 2 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना, राम और श्याम, तो मैटर करेगा किसको कौन सा पैकेट मिला। इसमें अलग फ्रूट्स है, इसमें अलग से फ्रूट है। अगर आइडेंटिकल होते तो डिस्ट्रीब्यूट करने का एक ही तरीका होता है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट डिफरेंट है तो मैटर करेगा किसको क्या मिल रहा है, इंटू फैक्टोरियल 2, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 का होल स्क्वायर, यानी फैक्टोरियल 4 एक तो कैंसिल कर दो, 8 7 6 5, नीचे आएगा 1 2 3 4, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, 7 5 ज़ा 35, 2 ज़ा 70, यानी 70 मैनर्स आ गए इन पैकेट को डिस्ट्रीब्यूट कर, इन 8 फ्रूट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के, जिसको मैंने रेक्टेंगल के अंदर क्लोज किया हुआ है। 70 मैनर से डिस्ट्रीब्यूट हो गए, है ना? अब जब आपने ये पैकेज डिस्ट्रीब्यूट कर लिए तो ये आइडेंटिकल एप्पल या तो राम को मिला होगा या फिर श्याम को मिला है। मान लो अगर ये वाला एप्पल राम को मिला है, तो जब आप ये इन 2 फ्रूट्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इन 4 फ्रूट्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो ये वाला पैकेट, अब अगर ये वाला राम को मिला है तो फिर राम को आप केवल यही 2 दे सकते हो। नहीं तो अगर आपने ये वाले 2 दे दिए राम को तो फिर वैसा उसके 3 एक जैसे आइडेंटिकल फ्रूट हो जाएंगे। मेरे ख्याल बात बहुत सिंपल सी बात है कि ये एप्पल किसी ना किसी के पास गया होगा, उसके पास ये 2 तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर ये 2 उनके पास चले गए तो उसके पास 3 हो जाएंगे। तो जिसको ये मिला उसको 2m पकड़ा दो, और जिसको ये नहीं मिला उसको डबल ए दे दो। नाउ डबल ए एंड डबल m कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब जब ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया उसके बाद जब आइडेंटिकल वालों को डिस्ट्रीब्यूट करो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड होगा, इन ओनली वन वे, ठीक है ना? देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल वेज अपने पास कितना आएगा? 70 इंटू 1, दैट कम्स आउट टू बी 70। देख लो यार, करेक्ट आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। इसका आंसर बहुत से बच्चों ने सही दिया था, मैंने वहां पर उनके जाकर कमेंट को लाइक भी किया था, बहुत से बच्चों ने इसका आंसर सही निकाला है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड माय आर्मी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी शानदार जानदार वजनदार क्वेश्चन है। हाउ मेनी 15 लेटर अरेंजमेंट ऑफ 5 A's 5 B's and 5 C's having no A's in the first 5 letters, no B's in the next 5 letters and no C's in the last 5 letters। कह रहे 15 लेटर का अरेंजमेंट है जिनमें 5 तो A है हमारे पास, 15 लेटर्स को अरेंज करना है जिनमें से 5 A हैं, 5 B है और 5 C है। हैव नो एज इन द फर्स्ट 5 लेटर, यानी पहले 5 में कोई भी ए ना आए, दूसरे 5 में कोई भी बी ना आए और तीसरे 5 में कोई भी सी ना आए। यानी 15 लेटर्स का एक वर्ड बनाना है ना, जिसमें 5 ए हैं, 5 बी हैं, 5 सी हैं। लेकिन कंडीशन, पहले 5 में ए नहीं आना चाहिए, दूसरे 5 में बी नहीं आना चाहिए, तीसरे 5 में सी नहीं आना चाहिए। समझ में आया क्या? तो ऐसा कुछ बोला जा रहा है, ठीक है? तो पहले 5 मैंने मान लिया, ये पहले 5 लेटर्स यहां पर हैं, दूसरे 5 यहां पर, तीसरे 5 यहां पर है। पहले 5 में क्या था? नो ए, इसमें ए एक भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 5 में क्या था? नो बी, एक भी बी नहीं होना चाहिए। इसमें एक भी ए नहीं, इसका मतलब इसमें बी और सी आ रहा होगा। इसमें बी नहीं है, इसका मतलब इसमें ए और सी आ रहा होगा। और तीसरे 5 जो हैं उसमें कोई सी ना हो, इसका मतलब इसमें ए और बी होगा। अच्छा, इसमें 5 लेटर्स है लेकिन ए नहीं है,
तो इसमें क्या क्या रहा होगा, बी और सी रहा होगा। हो सकता है कि सारे सी हो, पांचों सी हो, या फिर 4C 1B हो, या फिर 3C 2B हो, या फिर 2C 1B हो, या फिर पांचों बी हो, ऐसा कुछ है ना। तो अब जैसे जैसे इधर चेंजेस होंगे वैसे वैसे ये पूरी ग्रिड चेंज होती जाएगी, क्योंकि जैसे आपने इस पर कोई केस बनाया तो वो उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, है ना। क्योंकि इसमें ए नहीं है, इसका मतलब इसमें बी और सी है, और सी इसमें भी है, सी इसमें भी है। तो यार जब ये चेंज करोगे तो ये भी चेंज होगा। तो एक काम करो, बेटर तरीका सोचने का क्या है, कैसे तुम बेटर सोच सकते हो। एक काम ये सोचना, इसमें ए नहीं यानी बी और सी है। मान लिया थोड़ी देर के मैंने इसमें बी को एक्स टाइम यूज किया, इस ब्लॉक में बी मैं कितनी बार यूज कर रहा हूं, एक्स टाइम्स। तो सी कितनी बार आएगा इसमें, क्योंकि टोटल लेटर 5 है, अगर बी एक्स बार आया तो बची हुई बार सी आएगा। बी में एक्स टाइम्स यूज कर रहा हूं तो सी कितनी बार आएगा, 5 माइनस एक्स टाइम्स, क्योंकि टोटल 5 लेटर्स हैं, है ना। अब इसमें बी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ए और सी आ रहा होगा, ए और सी आ रहा होगा, ठीक है ना। तो सी तुम्हारे पास कितने थे, 5। सी अभी तक तुम कितनी बार यूज कर चुके हो, 5 माइनस एक्स टाइम्स, 5 थे तुम इतनी बार यूज कर चुके हो। अब बचा हुआ सी तुम्हारे पास कितना बचा हुआ है, एक्स टाइम्स बचा हुआ है, और वो सी आगे तो यूज करना नहीं, तो जो बचा हुआ सी वो पूरा पूरा यहीं पर यूज होगा। सी हमने पूरा पूरा यूज कर लिया। अब हमें यहां पर और क्या यूज कर सकते, बी छोड़कर बाकी सारा यानी ए और सी आएगा इसमें। तो सी अगर एक्स टाइम्स आया है तो अब बचा हुआ जितना भी है अमाउंट वो कौन फिल करेगा, ए फिल करेगा। ए कितनी बार आ गया, 5 माइनस एक्स टाइम्स, ठीक है। अच्छा अब इसमें सी नहीं यानी इसमें ए और बी आएगा। ए कितना बचा है, ए 5 माइनस एक्स टाइम यूज कर चुके हो तो ए एक्स टाइम्स बचा हुआ है। बी कितना बचा है, बी एक्स बार यूज कर चुके हो तो बी कितनी बार बचेगा, 5 माइनस एक्स टाइम्स। बोलो भाई। और x यहां पर फिक्स नहीं, x 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। ये जो हमने केस बनाया था 0 1 2 3 4 5, x जो वैल्यू ले सकता है किस सेट के अंदर होगा, 0 1 2 3 4 5। बोलो यार, क्या ये बात समझ में आती है, क्या ये बात बच्चों को समझ में आती है। यस सर आ रही है। तो केवल पहले ब्लॉक का अरेंजमेंट काउंट करो, पहले ब्लॉक में कितने लेटर है, 5 लेटर्स है, जिनमें बी कितनी बार आ रहा है, एक्स टाइम्स, सी कितनी बार आ रहा है, 5 माइनस एक्स टाइम्स। तो इस ब्लॉक के लेटर से कितनी अरेंजमेंट बनेगी, टोटल का फैक्टोरियल अपॉन रिपीटिंग फैक्टोरियल, फैक्टोरियल एक्स इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स। पक्की बात, पहले ब्लॉक में जो लेटर्स उनका अरेंजमेंट इतने तरह से हो जाएगा। सेकेंड ब्लॉक में भी 5 लेटर है, एक सी एक्स टाइम्स रिपीट कर रहा है, ए 5 माइनस एक्स टाइम, तो इसका भी आंसर ये आएगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स, है ना। और तीसरे ब्लॉक में भी 5 लेटर है, ए एक्स टाइम्स बी 5 माइनस एक्स टाइम्स, तीसरे ब्लॉक का भी यही आंसर आएगा। तो ये आंसर, ये अरेंजमेंट कितनी बार मिलेगी, 3 बार, यानी एक तरह 3 जॉब हो जाएंगी, इसका अरेंजमेंट, इसका अरेंजमेंट, इसका अरेंजमेंट, और तीनों जॉब को करने के यही मेथड है। तो इसी का बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, होल क्यू। क्या ये बात फॉलो कर रहे हो, लिख दो भाई कमेंट में, यस सर बिल्कुल, बात चमक गई, समझ में आ गई। लेकिन ये ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर एक्स फ्री वेरिएबल नहीं है, एक्स वेरी कर सकता है 0 1 2 अप टू 5। तो यहाँ पर ये एक सिग्मा लगा देंगे, एक्स वेरिंग फ्रॉम 0 to 5, और लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, है ना। और यही सीधा फॉर्मूला बन जाता, 5cx का होल क्यू बन गया, सिग्मा एक्स वेरिंग फ्रॉम 0 to 5। कॉम्बिनेटोरियल कोफिशिएंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखते हैं 5cx का होल क्यू, एक्स यूज कर लो, के यूज कर लो, एक ही बात है। देख लो यार तुम लोग, आई थिंक आगरा आंसर आना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है। बोलो, बात समझ में आ गई क्या सभी बच्चों को, क्रिस्टल क्लियर। मूव करें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the number of ways in which one can choose 12 unit squares from a 5x5 chessboard so that no two square have a side in common. अपने पास एक 5x5 चेसबोर्ड है और उससे मुझे कितने स्क्वायर पिक करने हैं, 12 यूनिट स्क्वायर पिक करने हैं। 12 स्क्वायर पिक करने किस में से चाहिए, 5x5 चेसबोर्ड में से चाहिए। यानी 5x5 चेसबोर्ड में कितने स्क्वायर होंगे भाई, जनरली हम लोग जो चेसबोर्ड चेस खेलते हैं वो कितने का होता है, आई डोंट नो यार, एग्जैक्ट आइडिया है क्या मेरे को, शायद 8x8 का होता होगा, पता नहीं यार मेरे को, बहुत छोटे में खेला करते थे। तो 5x5 का चेसबोर्ड है तो टोटल कितने स्क्वायर है, 25।
25 तो टोटल स्क्वायर है, तुमको कितने चाहिए, तुमको कितने सेलेक्ट करने, 12। कंडीशन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज सच दैट नो टू स्क्वायर्स हैव अ साइड इन कॉमन। कोई भी दो स्क्वायर्स में साइड कॉमन नहीं होनी चाहिए। यानी टोटल 25 स्क्वायर है, 25 में से आपको 12 लेने हैं, 12 पिक करो, 12 स्क्वायर पे टिक लगा दो, लेकिन ऐसे स्क्वायर पे टिक लगाना है कि उनमें साइड कॉमन ना आए। आपको सर फिर तो सीधी बात है भाई, दो स्क्वायर में साइड कॉमन तब आती है जब दोनों एडजेसेंट हो। दोनों कैसे हो, एडजेसेंट होंगे तो साइड कॉमन आ जाएगी, अगर दोनों एडजेसेंट नहीं होंगे तो साइड कभी भी कॉमन नहीं आएगी। आई थिंक डायग्राम से तुमको फील बहुत अच्छी आ जाएगी, डायग्राम से तुमको अच्छी फील आ जाएगी। तो डायग्राम बनाते हैं। ये 5x5 चेस बोर्ड बना लिया, ठीक है बच्चों। अब अपने को इसमें से कितने स्क्वायर सेलेक्ट करने हैं, अपने को इसमें से 12 स्क्वायर लेने, लेकिन कंडीशन वही है कि कोई भी दो साइड कॉमन, कोई भी साइड कॉमन नहीं आनी चाहिए। तो आई थिंक अपन ऐसा करते हैं, अल्टरनेट खेलते हैं, अल्टरनेट। जैसे एक ये वाला ले लिया, एक ये वाला ले लिया। जैसे कलर होता है ना चेस बोर्ड, एक ब्लैक स्क्वायर होता है, एक व्हाइट स्क्वायर होते हैं, और अल्टरनेट कलर होते हैं चेस बोर्ड में, ब्लैक और व्हाइट। तो जो अल्टरनेट कलर समझ लो यार तुम, ये वाला ले लिया मैंने। आई थिंक बेटर रहता कि मैं इसमें वाइट बना देता, वो एक्चुअल आ भी जाएगा। जैसे पहला वाला ब्लैक, दूसरा वाला वाइट, या पहला वाला वाइट कर लेते हैं, है ना। अब तुम्हें बिल्कुल चेस बोर्ड जैसी फील आ रही होगी, ब्लैक स्क्वायर है, व्हाइट स्क्वायर है, और लेने तुम्हें कैसे, अल्टरनेट लेने हैं। जैसे साइड, अगर तुम इसके साथ ये वाला ले लो तो साइड कॉमन आ जाएगी, ये ले लिया। अब अल्टरनेट ऊपर वाला ले नहीं सकते, अल्टरनेट चलना पड़ेगा, है ना। फिर ये लेंगे नहीं, अल्टरनेट चलो। और डायगोनली लोगे तो देखो पॉइंट कॉमन आएगा, वर्टेक्स कॉमन आएगा, साइड कॉमन नहीं आएगी, है ना। अल्टरनेट चलते रहो, ठीक है। ये ले लिया, ये देख लो, ये छोड़ दो, फिर ये देख लो, ये। अब काउंट कर लो टोटल कितने केस बन रहे हैं, 3 3 6 और 3 9 और 4 13। यानी टोटल 25 स्क्वायर में से आपके 13 जो है व्हाइट स्क्वायर्स हैं। ऐसा मैं नहीं करूं, मैंने इनको सेलेक्ट किया, मैंने कलरिंग कर दिया, मेरा चेस बोर्ड डिस्प्ले कर दिया स्क्रीन पर, ठीक है ना। और 12 जो है आपके कैसे हैं, ब्लैक स्क्वायर्स हैं। 13 ब्लैक स्क्वायर्स हैं, 13 व्हाइट स्क्वायर्स हैं, और 12 ब्लैक स्क्वायर्स हैं। आपको क्या करना था, आपको कोई भी 12 स्क्वायर सेलेक्ट करने थे। यू हैव टू सेलेक्ट एनी 12 स्क्वायर सच दैट नो टू स्क्वायर्स हैव अ साइड इन कॉमन। तो मैं कहता हूँ ये जो 13 व्हाइट स्क्वायर्स हैं, 13 व्हाइट में से आप कोई भी 12 सेलेक्ट कर लो, 13 में से कोई भी 12, यानी कोई भी एक छोड़ दो, जो मन में वो छोड़ दो। जैसे ये छोड़ देंगे तो ये 12 स्क्वायर आ गए, इसको छोड़ेंगे तो ये बचे हुए 12 स्क्वायर है, सच दैट कोई भी साइड कॉमन नहीं। तुमने इसको छोड़ा तो ये 12 स्क्वायर है, ये छोड़ दो तो ये बचे हुए 12 है। तो यानी इन 13 व्हाइट स्क्वायर में से कोई भी तुम 12 व्हाइट स्क्वायर पिक करोगे, उनमें कोई भी साइड कॉमन नहीं आएगी, है ना। तो नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएगा, 13 व्हाइट स्क्वायर में से कोई भी 12 व्हाइट स्क्वायर सिलेक्ट करना, है ना। स्टूडेंट्स वगैरह जब कभी मैं इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछता हूँ, जो अपने टीचर्स आते हैं, तो कई बार होता है कि वो व्हाइट वाला तो समझ जाते हैं लेकिन ब्लैक वाला छोड़ देते हैं। उनका आंसर जनरली 13 से 12 होता है। कुछ ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया था,
उन्होंने कहा था नहीं सर, एक तो ये केस बन जाएगा और एक केस ये भी बनेगा जिसमें हम ब्लैक स्क्वायर्स भी पिक करें। तो ब्लैक स्क्वायर भी तो एक ऑप्शन है कि बच्चे के भाई 12 के 12 ब्लैक है, सारे ब्लैक वाले ले लो, तो ये भी तो अल्टरनेट है, इनमें भी कोई साइड कॉमन नहीं है। तो 13 में से 12 का सिलेक्शन, मतलब 13 + 1, करेक्ट आंसर इज 14। करेक्ट आंसर इज 14। बोलो भाई, बात समझ में आ गई क्या? चलिए मूव करते हैं आगे। The number of quadrilateral formed in an octagon having two sides common with the polygon। कह रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल में सॉरी ऑक्टागन में हम ऐसे कितने क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं जिसकी एग्जैक्टली दो साइड कॉमन हो पॉलीगन के साथ में। ऑक्टागन में हम ऐसे कितने क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं हैविंग टू साइड्स कॉमन विद द पॉलीगन। एक काम करते हैं, सर्कल बनाते हैं। ये लो भाई, सर्कल बना लिया ऑक्टागन, यानी A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8। ये 8 वर्टिसेस मैंने बना लिए, है ना। अब यार 8 हमें बनाना क्या है इस ऑक्टागन, मतलब मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया, ऑक्टागन बनाया नहीं, केवल ऑक्टागन के 8 पॉइंट ले लिए। आपको इस ऑक्टागन में से क्या बनाना है, क्वाड्रिलेटरल बनाना है। क्वाड्रिलेटरल बनाने के मतलब आपको 4 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। कितने पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, 4। कंडीशन ये है कि ऐसे 4 पॉइंट लो सच दैट कि क्वाड्रिलेटरल की दो साइड ऑक्टागन की साइड से मैच कर जाए। क्वाड्रिलेटरल के दो साइड ऑक्टागन की साइड से मैच कर जाए, दो मैच करे, दो मिस मैच कर, दो मैच ना करें। तो अच्छा, ऑक्टागन की कोई भी साइड क्वाड्रिलेटरल साइड तब बनेगी जब दोनों वर्टेक्स कैसे कंसेक्यूटिव हो। अगर हम दो कंसेक्यूटिव वर्टेक्स पिक करेंगे, भाई क्वाड्रिलेटरल का हमें 4 वर्टेक्स चाहिए, अगर मान लो हमने A1 A2 पिक कर लिया तो एक साइड बन गई, ये क्वाड्रिलेटरल की भी साइड होगी और ये ऑक्टागन की भी साइड होगी, है ना। और एक हम ले ले A6 A5, देख लो, एक ये ले ले, एक ये ले ले, इसको ज्वाइन करें, बन जाएगा क्या। हाँ, एक A1 A2 ले लें और एक A7 A8 ले लें, तब भी देखो 2 बन जाएंगे। नहीं, तब गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मैंने इसको लिया और इसको लिया, तो जब हम इसको इससे ज्वाइन करेंगे तो मेरे भाई 1 2 3 साइड कॉमन आ जाएंगी। तो नहीं, चारों कंसेक्यूटिव वर्टेक्स नहीं लेने, चारों कंसेक्यूटिव वर्टेक्स लोगे तो 3 साइड कॉमन आ जाएंगी। हमें केवल 2 ही साइड कॉमन चाहिए, हमको केवल 2 साइड कॉमन चाहिए। तो 4 कंसेक्यूटिव वर्टेक्स हम नहीं ले सकते, 4 कंसेक्यूटिव लेंगे, जैसे हमने A1 A2 A7 A8 ले लिया, तो एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, 3 साइड कॉमन आएंगी। यानी 3 कंसेक्यूटिव वर्टेक्स ले सकते हैं और 2 कंसेक्यूटिव वर्टेक्स ले सकते हैं, है ना। 3 कंसेक्यूटिव वर्टेक्स ले लें, हाँ 3 कंसेक्यूटिव वर्टेक्स ले लें और चौथे को हम ले लें, हाँ ठीक है, 3 कंसेक्यूटिव वर्टेक्स और 2 कंसेक्यूटिव के 2 सेट ले लें, 2 कंसेक्यूटिव के 2 सेट ले लें। या फिर ऐसा करें, जस्ट मिनट, लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज करते हैं। हमें 2 साइड कॉमन रखनी है, तो 3 कंसेक्यूटिव वर्टेक्स लेने का मतलब ये हुआ कि इससे जो 2 साइड आएंगे दोनों कंसेक्यूटिव साइड्स आएंगी। तो जो कॉमन साइड्स, एक केस बना लेते हैं, केस फर्स्ट। when common sides are consecutive sides are consecutive, मतलब जो 2 साइड पॉलीगन की कोऑर्डिनेटर से मैच का, अगर वो साइड कंसेक्यूटिव है, कंसेक्यूटिव का मतलब है 3 कंसेक्यूटिव वर्टेक्स पिक करें आप। तो A1 से स्टार्ट करें तो A1 A2 A3 ले लिया, A2 से स्टार्ट करें A2 A3 A4, A3 से A3 A4 A5। तो कहने का मतलब 3 कंसेक्यूटिव वर्टेक्स का सिलेक्शन हम 8 तरह से कर सकते हैं, क्योंकि A1 से स्टार्ट करके एक सेट बनेगा, A2 से स्टार्ट करके A3 से, सिमिलरली A8 से स्टार्ट करेंगे तो A8 A1 A2। तो कोई भी 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस का सिलेक्शन कितने तरह से हो सकता है, 8 तरह से, है ना, 8 तरह से हो जाएगा। मान लो मैंने ये वाली साइड बनाई है, कौन सी वाली, ये वाली, A1 A2 ले लिया, A2 A3 ले लिया। अब 2 साइड तो आ गई। अब तीसरा वर्टेक्स ना तो मैं A4 लूंगा क्योंकि चारों कंसेक्यूटिव ले ही नहीं सकते, ना A8 लूंगा, इन वर्टेक्स हटाना पड़ेगा क्योंकि 3 वर्टेक्स ले लिया, अब आपको एक वर्टेक्स और चाहिए।
वो एक वर्टेक्स आपका A5 भी हो सकता है, A6 भी हो सकता है, A7 भी हो सकता है। यानी 3 कंसेक्यूटिव वर्टेक्स लेने के बाद चौथा वर्टेक्स आप इन 3 में से ले सकते हैं। ये और ये नहीं लेंगे, क्योंकि ये ले लिया तो फिर 3 साइड कॉमन आ जाएंगी। आपने चौथा वर्टेक्स ये पिक किया, क्वाड्रेटर बनाओगे तो 3 साइड कॉमन आ जाएंगी, है ना। तो 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस का सिलेक्शन 8 तरह से होगा। इसके बाद एक चौथा वर्टेक्स लेने के मेरे पास कितने मेथड आ रहे हैं? 3। तो 8 3 जा 24 क्वाड्रेटर बन जाएंगे। 24 ऐसे क्वाड्रेटर बनेंगे जिसकी जो कॉमन साइड्स हैं वो एडजेसेंट साइड्स हैं, मतलब कंसेक्यूटिव साइड्स हैं, है ना। अब दूसरा केस ऐसे भी तो बना सकते थे यार, कि जैसे एक साइड इधर हो, एक साइड उसके सामने हो, और बीच में 2 साइड और हो। यानी जब जो क्वाड्रिलेटरल की कॉमन साइड ऑक्टागन से जो मिल रही है वो एडजेसेंट ना हो, वो कंसेक्यूटिव ना हो। व्हेन कॉमन साइड्स आर नॉट consecutive, where common sides are not consecutive। बनाते हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8, है ना। अच्छा, जब कॉमन साइड जो है वो कंसेक्यूटिव साइड्स नहीं हैं, तो इसका मतलब हमें कोई भी 2 कंसेक्यूटिव वर्टेक्स चाहिए, फिर 2 और चाहिए। तो कोई भी यानी दो कंसेक्यूटिव वर्टेक्स का सिलेक्शन कितने तरह से कर सकते हैं? 2 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस का सिलेक्शन भाई A1 से स्टार्ट करेंगे, A1 A2 A2 से स्टार्ट A2 A3 A3 A4 और A8 से स्टार्ट करेंगे, A8 A1। 2 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस का सिलेक्शन 8 तरह से कर सकते हैं। मान लो मैंने A1 A2 सिलेक्ट किया, तो एक साइड आ गई, 2 वर्टेक्स ले लिए, यानी एक साइड आ गई कॉमन, है ना। अब एक साइड और कॉमन चाहिए, यानी 2 कंसेक्यूटिव वर्टेक्स और चाहिए होंगे। अब वो 2 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस जो होंगे ऐसे होंगे जिससे 2 ही साइड कॉमन मिले, तो वो A2 A3 नहीं होगा, A1 A8 नहीं होगा, A3 A4 भी नहीं होगा। A3 A4 इसलिए नहीं होगा क्योंकि A3 A4 लोगे तो जब इससे ज्वाइन करोगे तो फिर से 3 साइड कॉमन आ जाएंगी, क्योंकि उससे चारों कंसेक्यूटिव वर्टिसेस आ जाएंगे। वो 2 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस तुम्हारे A4 A5 हो सकते हैं, A5 A6 हो सकते हैं, A6 A7 A7 A8 भी नहीं होंगे। हाँ, बाकी के 2 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस, बाकी 2 कंसेक्यूटिव साइड्स तुम्हारी क्या हो सकती हैं? देखो, एक तो ये हो सकती है A4 A5, यानी पहला एक साइड लेने के बाद दूसरी साइड ये हो सकती है, ये हो सकती है, और ये, यानी 3 पॉसिबिलिटी है। एक साइड को सिलेक्ट करने के बाद तुम्हारे पास 3 चॉइसेस होंगी क्वाड्रेटर बनाने के लिए, सच दैट 2 साइड कॉमन आ जाए। या तो तुम A4 A5 ले लो, या फिर तुम A5 A6 ले लो, या फिर A6 A7। A7 A8 नहीं ले सकते मेरे बच्चों। अगर A7 A8 ले लिया, जब तुम ज्वाइन करोगे इसको, तो देखो 3 साइड कॉमन, फिर तो क्योंकि चारों वर्टेक्स कंसेक्यूटिव हो जाएंगे। समझ में आया क्या? तो पहली साइड अगर हमने 8 तरह से पिक कर ली, उसके बाद दूसरी साइड पिक करने के मेरे पास कितने मेथड आएंगे? 3 आएंगे क्या? लेकिन हाँ, यहां पर देखो, जो ज्यादा दिमाग लगाता है वो करता है गलती, क्योंकि तुमने जॉब को ब्रेक करके किया। हमने तुमसे कहा था क्वाड्रिलेटरल के लिए 4 साइड लेनी है, लेकिन तुमने क्या किया? कॉमन साइड पहले एक साइड पिक करते हो, फिर दूसरी पिक करते हो, पहले एक बाद में दूसरी 2, है ना। इसमें जो तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, इसमें एक मिनट डिस्प्ले भी कर देते हैं क्वाड्रिलेटरल। इसमें जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, मान लो तुमने A6 पिक किया था, तो इसमें तुम्हारे पास क्वाड्रिलेटरल ही आ जाएगा, है ना। और यहां पर तुम्हारे पास जो क्वाड्रिलेटरल आएगा, जैसे एक साइड तुमने ये ले ली, दूसरी ये ले ली, तो यहां पर तुम्हारा ऐसा कुछ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। इसके वर्टिसेस होंगे A1 A2 A5 A6। तुम ये 2 भी वर्टेक्स ले सकते थे, ये भी ले सकते, 3 डिफरेंट तरह के क्वाड्रिलेटरल बन सकते थे। मेरा ये समझाना था कि यार यहाँ पे मैं 2 का लगाऊंगा डिवाइड, यहाँ पे मैं लगाऊंगा 2 का डिवाइड। तुम फील करो ऐसा क्यों? क्योंकि तुमने 8 में से पहले कोई भी एक साइड सिलेक्ट कर ली, फिर जो बच गई उसमें से तुमने एक और सिलेक्ट की, है ना। तो मान लो पहले अगर ये सेलेक्ट होती और जो बच गई होती उसमें ये सेलेक्ट होती, तो फिर ये क्वाड्रिलेटर तो सेम ही बनता ना, क्योंकि जॉब को तुम तोड़ के करो, पहले एक साइड सेलेक्ट करते हो, फिर जो बच जाती है उसमें से दूसरी। तो यानी इसमें हर एक क्वाड्रिलेटर कितनी बार काउंट हो रहा होगा? 2 बार। ऐसे समझ लो कि जैसे तुमने पहले में ये ले लिया, A1 A2 साइड सेलेक्ट की,
और जो बच गई थी तुमने उसमें ले लिया A5 A6, तो तुम्हारा एक क्वाड्रेटर तुम्हें बना दिख रहा है। मान लो पहली बार में तुमने A5 A6 लिया होता, इनको पिक किया होता, बाद में जो बच गए उसमें तुमने A1 A2 लिया होता, तो ये जो तुम्हारी काउंटिंग थी 8 × 3, इसमें इन दोनों को दो अलग अलग क्वाड्रिलेटरल बोला गया था, जबकि देखो क्वाड्रिलेटरल तो एक ही है, इसलिए 2 का डिवाइड लग जाएगा। तो इस केस में जब कॉमन साइड एडजेसेंट साइड नहीं है तो तुम्हारे पास कितने क्वाड्रिलेटरल आएंगे, 12 आएंगे, और पहले कितने थे 24, तो टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू कितना आएगा 24 + 12, दैट कम्स आउट टू बी 36 क्वाड्रिलेटरल बनेंगे। देख लो यार 36 पॉसिबल क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। कंसीडर शॉर्टेस्ट पाथ अलोंग द एजेस ऑफ ए 7 × 7 स्क्वायर फ्रॉम इट्स बॉटम लेफ्ट वर्टेक्स टू इट्स टॉप राइट वर्टेक्स। हाउ मेनी सच पाथ्स हैव नो एज अबव द ग्रिड डायगोनल दैट जॉइन दीज वर्टिसेस। तो एक 7 × 7 की एक ग्रिड दे रखी है आपको, है ना, और वही ग्रिड प्रॉब्लम है। ग्रिड प्रॉब्लम में, ग्रिड वाली जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें एक वेरी वेरी स्पेशल केस है। आपकी ग्रिड दे रखी है 7 × 7 की, आपको एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक ट्रेवल करना है, बॉटम लेफ्ट वर्टेक्स से टॉप राइट वर्टेक्स तक जाना है, लेकिन कंडीशन है कि आपको हाउ मेनी सच पाथ्स हैव नो एज अबव द ग्रिड डायगोनल, यानी ग्रिड डायगोनल को क्रॉस नहीं करना है। अब की बार लक्ष्मण रेखा बना दी गई है और आपको उस लक्ष्मण रेखा को फॉलो करना है। ग्रिड है 7 × 7 की, गेम स्टार्ट करते हैं। 8 हॉरिजॉन्टल 8 वर्टिकल लाइंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 and finally 8. That's great. देखो 7 × 7 का भाई साहब मैंने एक नेटवर्क प्रिपेयर कर दिया है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की आप मेरे से बात करेंगे तो मैं बोलूँगा 0,0, है ना, 1,0 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है 7,7। तो एक इंसेक्ट को 0,0 से 7,7 तक जाना है शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब ही होता है कि या तो एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज करे पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर वाई कोऑर्डिनेट, तो राइट जाना है या फिर अपवर्ड जाना है। लेकिन आपकी एक नई कंडीशन दे दी यार, कंडीशन ये है कि डायगोनल लाइन जो दिख रही है तुमको, इसको क्रॉस नहीं करना है। यू कैन नॉट क्रॉस दिस डायगोनल लाइन। आ रही है बात समझ में? इस डायगोनल लाइन को क्रॉस नहीं करना है। ये क्वेश्चन है, मतलब डायगोनल के नीचे नीचे चलना है, डायगोनल के नीचे नीचे चलना है, ये क्वेश्चन है ना। तो वैसे तो तुम लोग पढ़ना, इसको गूगल सर्च करना, कैटालन नंबर है, कैटालन कांस्टेंट, तो इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं इसको सॉल्व करने के, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। अभी जो मैं काम के मेथड है वो मैं तुमको बता देता हूँ, जिससे काफ़ी जल्दी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना। जब आईटी का एग्ज़ाम वगैरह दे लो तब इसको पढ़ना, काफ़ी इनोवेटिव चीज़ें पढ़ने में मिलेंगी तुमको इसमें। तो देखो सबसे पहले तो ऐसे सोचो, जैसे मैं एक छोटी सी ग्रिड बनाता हूँ, मैं एक छोटी सी ग्रिड बनाता हूँ, बहुत छोटी सी ग्रिड बनाता हूँ, 1 2 3। जैसे मान लो मेरे को इस पॉइंट तक पहुँचना है,
कहाँ से कहाँ तक पहुंचना है, 0,0 से मेरे इस पॉइंट तक पहुंचना है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2,2। तो मेरे को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के मेथड निकालने हैं। तो 2,2 तक जो जाने का रास्ता अगर निकालना है, तो अगर मैं इस पॉइंट तक पहुंचने का, इसके इस पॉइंट के जस्ट नीचे जो पॉइंट है, यहां तक पहुंचने के मेथड निकाल लूं, है ना, यहां तक पहुंचने का मेथड निकाल लो। फिर इसके जस्ट लेफ्ट में जो पॉइंट है, इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट लेफ्ट में, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 1,2। अब तुम ध्यान से देखो कि आप जब 0,0 से 2,2 तक ट्रेवल करोगे, तो जितने भी पाथ इस जंक्शन तक आपको ले जाएंगे, वो या तो इस जंक्शन से होते हुए जा रहे होंगे आप, या फिर इस जंक्शन के थ्रू, क्योंकि या तो आप नीचे से ऊपर जाओगे या फिर लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे, उड़ के थोड़ी चले जाओगे। यानी यहां तक जाने के रूट अगर आपको निकालने हो, तो आप इस पॉइंट के इसके जस्ट नीचे तक के रूट निकाल लो, इसके जस्ट लेफ्ट तक के रूट निकालो, और इन दोनों को प्लस कर लो। इन दोनों को प्लस करोगे तो अपने आप इसके रूट आ जाएंगे। यानी अगर आपको किसी भी जंक्शन तक जाना है, तो उसके जस्ट नीचे वाले जंक्शन के तक जाने के रूट, जैसे मान लो मेरे को ए तक जाना है, तो ए के नीचे जो जंक्शन है अगर वो बी है, और ए के जस्ट लेफ्ट में जो जंक्शन है अगर वो सी है, तो आप ए कैसे जाएंगे, बाया बी जा सकते हैं या फिर बाया सी जा सकते हैं। तो बी से होते हुए भी सारे रूट निकाल लो, बी तक जाने के सारे रूट निकाल लो, सी तक जाने के सारे रूट निकालो, दोनों को प्लस कर लो, आपका काम बन गया। बन गया क्या, आ जाओ भाई। तो आ जाओ, गेम स्टार्ट करते हैं। तो 0,0 1,0 यहां से यहां तक जाने का सिर्फ एक ही मेथड होगा कि सीधे चले जाओ रो। फिर अगर यहाँ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,0 है, तो यहां तक भी जाने का एक ही मेथड, सिर्फ एक, कि आप पहले स्टेप भी हॉरिजॉन्टल लो, दूसरी भी हॉरिजॉन्टल लो, है ना। फिर यहां तक का भी एक, क्योंकि कहीं मुड़ना है ही नहीं, सीधे ही चलना है। तो जितने भी ये जंक्शन है, इन तक जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है ना। थिंक अबाउट दिस पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 1,1। 0,0 से 1,1 जाने के मेथड बताओ, डायगोनल लाइन क्रॉस नहीं करनी है। तो आई थिंक तुमको सर एक ही तरीका है फिर तो, पहले आप 1,0 तक जाओ, फिर सीधे ऊपर चढ़ जाओ, यानी पहले ऐसे चलो फिर ऐसे चलो, यानी यहां तक जाने का सिर्फ एक ही मेथड है, एक ही रास्ता है ना। अब देखना जरा, अब गेम भाई साहब स्टार्ट हो गया, अब गेम ने स्टार्ट पकड़ लिया है, स्टार्ट ले लिया है। कलर चेंज करते हैं, मेरे को यहाँ के मेथड चाहिए। तो ये वाली थ्योरी लगाओ, किसी पॉइंट पर तक जाना तो उसके जस्ट नीचे तक जाने के मेथड, उसके जस्ट लेफ्ट तक, और फिर दोनों ऐड कर लो। तो इसके नीचे तक आने का एक मेथड, इसके लेफ्ट में आने का एक मेथड, तो या ऐसे जाओगे या फिर ऐसे जाओगे, तो इन दोनों को इसको प्लस कर लो जो डायगोनल वाले, तो इसके 2 मेथड हो गए। अब तुम मुझसे इसकी बात करो, तो इसको प्लस करो, 2 + 1 3 हो गया, 3 + 1 इसका 4 हो गया, 4 + 1 इसका 5 हो गया, 5 + 1 इसका 6 हो गया, और 6 + 1 इसका कितना हो गया, 7। ठीक है ना। अच्छा तुम यहाँ पर अब थोड़ा ऊपर आओ, इस पॉइंट की बात करो। तो इस पॉइंट पर जाने के कितने मेथड होंगे भाई। अब जैसे यहाँ पर जाने के 2 मेथड थे, तो इसके ऊपर जाना है, तो ऊपर जाने का तो एक ही मेथड है कि यहीं से जा सकते हो। तो इसके अगर 2 मेथड है, तो इसके भी तो 2 मेथड होंगे। आराम से समझना भाई, यहां से यहां तक जाने के 2 मेथड है, और मैंने जब ऊपर पूछा, तो ऊपर तो सीधा एक ही रूट जा रहा है, तो इसके थ्रू ही आप जाओगे, यानी जितने इसके रूट होंगे उतने इसके रूट होंगे, इसके आगे पीछे से आप यहाँ ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है ना। तो अब जरा देखना, इसके 2 मेथड जानते हो, और इसके 3 मेथड। मैंने तुमसे इसका पूछा, यहाँ पर बताओ कितने तरह से जा सकते हो। तो यहाँ पर जाने के मेथड, या तो आप इधर से जाओगे या फिर आप इधर से जाओगे। तो इन दोनों को प्लस कर लो, 2 + 3 5, फिर से वही काम, वही गेम स्टार्ट, 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 + 6 20, 20 और 7 27। ठीक है। अब इसके 5 मेथड, तो इसके भी 5 मेथड हो गए, है ना। अब इसके 5, इसके 9, 9 और 5, 9 + 5 14, 14 + 14 28, 28 और 20 48, और 48 और 27, ये थोड़ा एडिशन सही करना पड़ेगा, 8 और 7 15, 4 और 2 6 1 5, 8 7 15, 4 और 2 6 1 7, ये 75 आ गया। तो इसके भी भाई मेथड हो गए 14, ये 14, इसको प्लस कर लो, 42, 42 + 48 90 हो जाएगा, 90 + 75 165 हो गया। ये 42 मेथड है इसके, तो इसके भी 42 मेथड होंगे, जस्ट ऊपर वाले के, क्योंकि सीधे ऊपर जाना है। 42 + 90 132, 132 + 165, 165 + 132, 165 132, 5 और 2 7 6 3 9, हाँ 32,
97, 297, इसके कितने मेथड आ गए? 297, और ये 132 है, इसके 132, इसके 132 आएंगे। अच्छा, इसको इसको प्लस कर लो, 165, जस्ट मिनट, ये मैंने 297 कहाँ लिख दिया है? 132 प्लस 165, 297, यहाँ पर आ जाएगा 297, ठीक है ना। और फिर इसको प्लस कर लेंगे, 297 प्लस 132, 7 2 9 9 3 12, 429, तो इसके 429 मेथड आ गए इस पॉइंट तक पहुंचने के, और इस पॉइंट से सीधे ऊपर ही जाना है, तो इस पॉइंट तक भी पहुंचने के मेथड कितने आएंगे? 429। मतलब कोई छोटी सी ग्रिड थी तो बस ऐड करते करते हम वहां तक पहुंच गए। समझ में आया क्या? तो फाइनली मेरा आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू आएगा 429, 429। अरे बात समझ में? अच्छा, इसका एक और मेथड भी है, मेथड तो बहुत सारे हैं इसके। एक मेथड ये जो आंद्रे ने निकाला था, आंद्रे रिफ्लेक्शन मेथड। आंद्रे रिफ्लेक्शन मेथड क्या कहता है? नेक्स्ट पेज पे चलता हूं यार। एक छोटी सी ग्रेड में समझाते हैं आपको आंद्रे रिफ्लेक्शन मेथड। आंद्रे रिफ्लेक्शन मेथड ये कहता है कि छोटी सी 4x4 की ग्रिड में समझाते हैं इसको। 5 हॉरिजॉन्टल 5 वर्टिकल, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब आंद्रे मेथड ये कहता है कि जैसे ये मैंने ग्रिड बना दी, 0,0 से है मेरे को 4,4 तक जाना है, 0,0 से 4,4 तक जाना है ना, और डायगोनल लाइन क्रॉस नहीं करनी है। तो आंद्रे मेथड ये कहता है कि जब आप 0,0 से 4,4 तक जाओगे, किसी भी पॉसिबल मैनर से आप चले जाओ, है ना, टोटल मैनर निकाल लो तो वही आएगा 8C4, 4 हॉरिजॉन्टल 4 वर्टिकल ब्लॉक से 8C4 आएगा। लेकिन इसमें बहुत से ऐसे पाथ होंगे जिसमें आपने इस डायगोनल लाइन को क्रॉस किया होगा, तो उस जिसमें डायगोनल लाइन को क्रॉस किया है उस पाथ को उन्होंने नाम दिया बैड पाथ। क्या नाम दिया? बैड पाथ नाम दिया। और उन्होंने कहा उस बैड पाथ का अगर हम लोग उस फेटल डायगोनल के अबाउट रिफ्लेक्शन ले, फेटल डायगोनल इन द सेंस कि जिस जंक्शन पर आपने डायगोनल लाइन को क्रॉस किया उसके अबाउट अगर आपके पाथ का रिफ्लेक्शन ले लिया जाए, तो सारे के सारे पाथ के रिफ्लेक्शन जो होंगे वो यहाँ पर एंड होंगे। यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 3,5, इसके जस्ट ऊपर, यानी 4,4 से जस्ट पहले होगा 3,4, इसके जस्ट ऊपर खत्म होंगे जितने भी बैड पाथ होंगे। जैसे आपके सर आप क्या समझाना चाहते हैं? मेरे समझ नहीं आ रहा कुछ भी, तो समझना। जैसे मैं पहले ऐसे चला, इधर गया, फिर मैंने डायगोनल क्रॉस कर लिया, यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक आने के बाद मैं इधर आ गया, फिर मैं ऐसे चला, फिर मैं ऐसे चला, फिर मैं ऐसे चला, पहुंच गया, है ना। तो इसका मतलब ये पाथ क्या काउंट करना था? हमको नहीं करना था, क्योंकि हमने डायगोनल लाइन को क्रॉस करके हम टारगेट तक पहुंच गए हैं। तो अब इसमें इन्होंने ये बोला कि अगर हम इस पाथ का रिफ्लेक्शन ले लें, क्या ले लें? रिफ्लेक्शन किसके अबाउट? जिस पॉइंट पर इन्होंने, जिस जंक्शन पर इन्होंने इसको क्रॉस किया, वो तो इन्होंने यहाँ पे क्रॉस किया था इस पॉइंट पर, तो इसके जस्ट ऊपर जो जंक्शन है वहां से एक डायगोनल लाइन बना लो, वहां से डायगोनल लाइन बना लो। बना लिया? यस सर बना लिया। और इस डायगोनल यानी जहां से आपने डायगोनल लाइन ड्रॉ किया, यहां से ड्रॉ किया, क्योंकि यहां पर इन्होंने इसको क्रॉस किया था, तो इसका जस्ट ऊपर वाले जंक्शन से एक डायगोनल लाइन बना लो
और इसके आगे के पूरे पाथ को, इसके आगे के पूरे पाथ का रिफ्लेक्शन ले लो, तो देखना कि ये आगे वाला पूरा पाथ का रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पर एंड होगा। कैसे एंड होगा देखना जरा। ये वाले दो हॉरिजॉन्टल की इमेज क्या आएगी इसके अबाउट, दो वर्टिकल आएगी, आएगी ना। फिर उसके बाद इनका क्या था, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल है, तो एक वर्टिकल की इमेज एक हॉरिजॉन्टल आएगी। फिर एक हॉरिजॉन्टल है इनका, तो एक हॉरिजॉन्टल की इमेज क्या आएगी, एक वर्टिकल। फिर एक वर्टिकल है, एक वर्टिकल की इमेज क्या आएगी, एक हॉरिजॉन्टल। यानी कहने का मतलब है कि इनका जो पाथ मेरे को पिक्चर में ओ ए बी सी डी ई एफ दिख रहा था पहले, जो पाथ मुझे ओ ए बी सी डी ई एफ दिख रहा था, रिफ्लेक्शन के बाद मुझे वो क्या दिखे, ओ तो ओ रहेगा, ए रहेगा, बी बी रहेगा, सी की इमेज हमने ले ली, यानी सी की इमेज आ गई सी डैश, है ना। फिर डी की इमेज आ गई डी डैश, ये डी डैश बन गया, है ना। फिर ई की इमेज आ गई ई डैश, और फिर एफ की इमेज आ गई एफ डैश। तो यानी रिफ्लेक्शन जब मैंने इसका लिया है, तो ओ ए बी सी डैश और डी डैश ई डैश एफ डैश इसमें कन्वर्ट हो गया। देखो जैसा कि मैंने बोला था कि जितने भी बैड पाथ होंगे वो कहां पर एंड होंगे, एफ डैश पर, है ना। आप एक दो और भी बना के देख सकते हैं, जैसे कि एक केस और समझते हैं, एक केस और लेते हैं इसमें। जैसे मान लिया कि मैं ऐसे चला, कैसे चला, यहां से यहां आया, यहाँ गया, इधर चला गया, ऊपर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, रैंडम कुछ भी बना दिया मैंने, है ना। तो ओ ए बी सी डी ई एफ जी, मैं ऐसे जा रहा हूं। तो यानी फिर से देखो हमने डायगोनल लाइन क्रॉस किया है। डायगोनल लाइन अगर क्रॉस कर रहे हो तो उसके अबाउट क्या ले लो, उसके जिस जंक्शन पे आपने क्रॉस किया उसके जस्ट ऊपर वाले पॉइंट के अबाउट एक डायगोनल लाइन बना लो। बना लिया डायगोनल लाइन, यस सर बना लिया। अब इस डायगोनल लाइन के अबाउट इसके आगे के पूरे पाथ की इमेज ले लो। तो एक हॉरिजॉन्टल स्टेप है, तो इसकी इमेज क्या है, वर्टिकल स्टेप आ जाएगी। फिर एक हॉरिजॉन्टल के प्लेस पर वर्टिकल, फिर एक वर्टिकल के प्लेस पर हॉरिजॉन्टल आ जाएगी, है ना। फिर इनका एक हॉरिजॉन्टल है वो एक वर्टिकल बन जाएगा, फिर इनका एक वर्टिकल है वो एक हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, फिर इनका एक हॉरिजॉन्टल है एक देखो वर्टिकल बन गया। यानी देखो एग्जैक्टली उसी पाथ पर एंड हो रहा है, हो रहा है क्या। तो हमारा वो रिफ्लेक्ट, यानी इनका जो पाथ था ओ ए बी सी डी ई एफ जी, ये इस तरह से चल रहे थे। रिफ्लेक्शन के बाद मैं कैसे चलूंगा, ओ ए बी, सी की इमेज सी डैश आ जाएगी, डी डी के प्लेस पर रहेगा, फिर ई के प्लेस पर ये ई डैश आ जाएगा, एफ एफ के प्लेस पर, जी के प्लेस पर जी डैश, है ना। डी ई डैश एफ जी डैश ये आ जाएगा। तो देखो ये पाथ भी कहाँ पर एंड हो रहा है, ये 0 0 था, जाना था 4 4 पर, हमने भाई साहब नियम कायदे कानून को थोड़ा क्रॉस करके निकल गया, तो देखा ये पाथ एंड कहाँ हुआ, 3,5 पर एंड हुआ है। आ रही बात समझ में। और भी बहुत सारे पाथ दिखा सकते हैं, जैसे मान लो एक सीधे यहाँ से निकल के यहाँ चले जाएं, तो ये भी एक बैड पाथ है। तो इसका इस लाइन के अबाउट जब मिरर इमेज निकालेंगे, है ना, तो वो भी रिफ्लेक्ट होके कहाँ पर एंड होता है, यहाँ पर ही एंड होता है। वो भी रिफ्लेक्ट होके कहाँ पर एंड होगा, इस पॉइंट पर। जैसे एक केस में आपको और अगर समझाना चाहूँ, जस्ट मिनट, 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 है ना। और ये हमारा डायगोनल लाइन है। अब जैसे किसी बच्चे के मन में डाउट आता सर अगर मैं ऐसे चला जाऊं बिल्कुल सीधे, ये लो सर, पहले मैं ऐसे गया फिर मैं ऐसे गया, ये बात भी तो अलाउड नहीं है। तो सर इस बात का रिफ्लेक्शन कैसे लेंगे आप, इसका रिफ्लेक्शन कैसे लेंगे? तो देखो यहां से हमें डायगोनल नीचे नीचे चलना था, नहीं पहला वो जंक्शन जो सबसे पहला वो वाला जंक्शन जहां आपने रूल तोड़ा था वो ये वाला आ गया, इसके पास होते एक डायगोनल लाइन बना लो, एक डायगोनल लाइन कलर चेंज करके ये लो, ये डायगोनल लाइन बना ली। इस डायगोनल लाइन से आगे वाले पूरे पाथ का रिफ्लेक्शन ले लो। इसमें 3 वर्टिकल है तो इसके 3 हॉरिजॉन्टल आ जाएंगे, आ गए। और इसमें फिर 3 हॉरिजॉन्टल है तो इसके 3 वर्टिकल आ जाएंगे। नहीं इसमें भी 3 नहीं, इसमें से 4 हॉरिजॉन्टल है तो सीधे 4 वर्टिकल। ये लो भाई, गेम बहुत आसान हो गया है ना। तो आप जा रहे थे O से A और A से B, ये पॉइंट B था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैं नहीं O से A जा रहे थे, A से B, O से A, O से P, O से P, P से A, A से B। तो ये हमारे रूट में क्या आ जाएगा, O से P मैं जाऊंगा और A की इमेज यहां पर आ जाएगी A डैश, है ना। और फिर आप A से O गए, A से B गए थे, वो हमारे पास ये B डैश आ जाएगा। तो देखिए हर पाथ कहां पर एंड हो रहा है, देखो अल्टीमेटली 3,5 पर एंड, हर बैड पाथ कहां पर एंड हो रहा है, 3,5 पर। तो आंद्रे ने ये डेवलप किया था, अपना एक रिसर्च पेपर पे पब्लिश कराया था। तो नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे टोटल, नंबर ऑफ वेज। इसमें मैंने भी एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम इसमें नहीं बनाई थी, मैंने बाइनोमियल में बनाई थी, बड़ी प्यारी सी प्रॉब्लम। तो वो मैंने एक रोमानियन जर्नल में पब्लिश कराई थी, वो मैं आपको ज़रूर दूंगा वाली प्रॉब्लम। बहुत दिन तक उसको कोई सॉल्व नहीं कर पाया था, बहुत दिन बाद किसी दूसरी कंट्री के पर्सन ने उसको सॉल्व किया था, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में होपफुली मैं वो प्रॉब्लम दूंगा, पहले आपको दे दूंगा, आप लोग सोचिएगा फिर मैं बताऊंगा उसको। तो नंबर ऑफ वेज कितना आएगा, नंबर ऑफ वेज आएगा कितना, कितना नंबर ऑफ वेज आएगा, हाँ पहले टोटल मेथड निकालो, 0 0 से 4 4 तक जाने के मेथड 8C4। इसमें बैड पाथ कितने होंगे, जो 0 0 से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाते हैं, तो 0 0 से 3 5 तक जाने के मेथड कितने होंगे, 8C3। तो ये आंसर आएगा। अगर ग्रिड आपकी कैसी हो, ग्रिड 4x4 की हो, अगर ग्रिड 7x7 की है, इफ ग्रिड साइज इज 7x7, देन नंबर ऑफ वेज, यानी अपने क्वेश्चन का जो आंसर हमने काउंटिंग से निकाला था तो वही हो जाएगा। 0 0 से 7 7 तक जाना है, तो 7 7 तक जाने का मेथड कितना है, 14C7 माइनस बैड पाथ कितने होंगे, ये 7 7 है तो इससे पहले 6 7 होगा और 6 8 चला जाएगा। भाई अगर ये 7 7 होता तो उससे पहले होता 6,7, उससे ऊपर था 6,8। तो 0 0 से 6,8 यानी टोटल 14 ब्लॉक चलने हैं, जिनमें से 6 हॉरिजॉन्टल 8 वर्टिकल है। तो 14C7 माइनस 14C6, तुम लोग चेक करना, इसका आंसर भी वही आएगा जो मैंने पीछे वाली स्लाइड में निकाला था, 429। कैलकुलेशन करने का टाइम मैं नहीं लेना चाहता, टाइम वेस्ट हो जाएगा अननेसेसरी, तुम लोग देख लेना, ठीक है ना। तो ये एक दूसरा तरीका आ जाएगा। मूव करते हैं आगे। हाँ ये वाला क्वेश्चन था जो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग पहले एक बार इसको रीअटेम्प्ट करो, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम लोगों ने आ जाते ही पहला क्वेश्चन किया था। सिस्टम ऑफ रिकरेंस रिलेशन, 2 वेरिएबल पर बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्योंकि 1 2 और 2 1 दोनों का ब्लॉक नहीं कंसीडर हो रहा है इसमें। तो इसको रीअटेम्प्ट करें एक बार बहुत अच्छे से। सबसे पहले पहला क्वेश्चन करें, और अगर पहला क्वेश्चन समझ में आ जाए अच्छे से कमेंट सेक्शन लिख देना, यस सर बहुत अच्छे समझ गए हैं। और फिर इसको आज पूरे दिन बढ़िया से तरह से टाइम दे देकर अलग अलग रूम टेम्परेचर पर ट्राई करना। मतलब वही है कि एन डिजिट का नंबर बनाना इन 4 डिजिट की हेल्प से। लास्ट वगैरह 2 लेटर, 2 जो डिजिट है वो 1 2 भी नहीं होनी चाहिए और 2 1 भी। ब्लॉक का मतलब है कि 1 2 भी ना हो और 2 1 भी ना हो।
है ना, लास्ट की 2 नहीं, मतलब ये बोला गया कि कोई भी दो डिजिट दो कंजिक्यूटिव बॉक्सेस में 1 2 भी नहीं आना चाहिए और 2 1 भी नहीं आना चाहिए। ये क्वेश्चन, तो इसको रीअटेम्प्ट करिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दे रखा है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, A 10-digit arrangement is called beautiful if when read left to right 0 1 2 3 4 form an increasing sequence and 5 6 7 8 9 form a decreasing sequence। मतलब 10 डिजिट का कोई अरेंजमेंट ब्यूटीफुल तब होता है जब ये वाली 5 डिजिट जो है इंक्रीजिंग पैटर्न में हो और बची हुई 5 जो है डिक्रीजिंग में हो। ठीक है ना। एक और कंडीशन, एंड 0 इज नॉट द लेफ्ट मोस्ट डिजिट, मतलब लेफ्ट मोस्ट का मतलब पहली डिजिट 0 नहीं होनी चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एक पैटर्न लिखकर दिखाया है जिसमें अगर हम ट्रेस करें 0 1 2 3 4 को, 0 1 2 3 4, तो ये चारों डिजिट देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 2, फिर 3 4, है ना। और ये बची हुई 5 जो डिजिट 5 6 7 8 9 ये डिक्रीजिंग में, पहले 9 फिर 8 7 6 5, ये देखो 9 8 7 6 5, मतलब ये वाली 5 तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो और ये वाली 5 डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो और पहली डिजिट 0 ना हो। तो कह रहे बताइए इन 10 डिजिट के कितने ब्यूटीफुल अरेंजमेंट आप बना सकते हैं, नंबर ऑफ ब्यूटीफुल अरेंजमेंट, है ना। तो मैं तो कहता हूँ आप 10 ब्लैंक बॉक्सेस बना लो, 10 ब्लैंक बॉक्स बना लो। अच्छा 0 इसमें नहीं आएगा तो इसको छोड़ दो, हम पहले केवल इसकी बात करते हैं। अगर हमने इनकी बात कर ली तो इनको तो ये तो फिक्स हो जाएंगे ना, बच्चे हुए 5 तो फिक्स हो जाएंगे। तो सीधा 1 लाइन का क्वेश्चन है, सीधा एक ही लाइन का, 0 इसमें तो आएगा नहीं, पक्की बात, यानी इसको तो हमें लेना ही नहीं है, यानी इन 5 डिजिट के लिए ये बॉक्स मतलब अवेलेबल नहीं है। क्यों, अगर ये सेलेक्ट कर लिया तो 0 इसी में आएगा, क्योंकि इंक्रीजिंग पैटर्न चाहिए। इंक्रीजिंग पैटर्न का मतलब वो सबसे छोटी डिजिट जो होगी वो सबसे पहले सिलेक्टेड बॉक्स पर आएगी। तो ये बॉक्स, इनकी सेकंड कंडीशन पढ़े तो इन्होंने साफ बोला है कि 0 लेफ्ट मोस्ट हो नहीं सकता, 0 पहला डिजिट नहीं होगा। तो इसका मतलब इन 5 डिजिट के लिए जो आपको 5 बॉक्स चाहिए उनका सिलेक्शन इन 9 में से 5 में से होना चाहिए। बोलोगे यस सर, तो मैं बोलूंगा नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज मैं कहूंगा सिलेक्ट एनी 5 आउट ऑफ दीज 9, इन 9 में से आप कोई भी 5 ले लो, एनी 5 आउट ऑफ 9, इतने तक सिलेक्ट होंगे। मान लो कि तुमने वही 5 बॉक्स ये और ये सिलेक्ट किए थे, है ना। अब ये 5 बॉक्स 5 डिजिट, अब 5 बॉक्स तुमने ये वाले सिलेक्ट किए तो इनमें इन डिजिट को डालो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 0 यहां पर आएगा, 1 2 3 4, ये 5 इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गई। अब जो 5 तुम्हारे पास बॉक्स बच गए हैं उसमें ये वाली 5 डिजिट आएंगी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग का मतलब सबसे पहली डिजिट 9, फिर उससे छोटी 8 9 8 7 9 8, हाँ 9 8 7 6 5। तो तुमने ये देखा कि जैसे हमने इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया हमारा एक नंबर बन के तैयार हो, एक ब्यूटीफुल नंबर बन के तैयार हो गया। लेकिन तुमने ये देखा कि केवल हमने 5 बॉक्स सिलेक्ट किए थे इन 5 डिजिट के लिए, बाकी इन 5 डिजिट को डालने का एक ही मैनर था क्योंकि ऑर्डर फिक्स था, और बचे हुए 5 बॉक्स में इन डिजिट को डालने का भी सिर्फ एक ही मैनर था। इट मीन्स दैट कि जो क्वेश्चन में करना था वो क्वेश्चन कर चुके हैं, आंसर इज दिस वन, यही आंसर है क्वेश्चन का। 9C5 मतलब 9C4 भी बोल सकते हो, वैल्यू चाहो निकाल लो, 9 8 7 9 8 7 6 अपॉन 1 2 3 4, 4 टू द 8 होता है, 3 टू जा 6 होता है, 9 7 जा 63 इंटू 2 जा 2 3 जा 6 2 6 जा 12, 126 ब्यूटीफुल अरेंजमेंट्स आर देयर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। बोलो भाई बात समझ में आ गई क्या? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। सिंपल सी प्रॉब्लम थी ये, द फिबोनाची सीक्वेंस 1 1 2 3 5 8 13 21 and up to so on start with 2 ones and each term afterward is the sum of its 2 predecessors। मतलब ये देखा है कि ये फिबोनाची सीक्वेंस जो होता है इनके पहला टर्म भी 1 होता है, सेकंड टर्म भी 1 होता है, लेकिन थर्ड टर्म से देखो, तुम्हें सीक्वेंस सीरीज में भी मैंने फिबोनाची का क्वेश्चन बहुत सारे अब तो करा ही रहा हूं मैं। तो पहले 2 टर्म 1 1 है, थर्ड टर्म क्या होगा पीछे दोनों का सम, फिर फोर्थ टर्म क्या होगा पीछे दोनों का सम, फिफ्थ टर्म, थर्ड टर्म से ये वाला इसमें फॉर्मूला लगना स्टार्ट होता है, an इक्वल टू an माइनस 1 प्लस an माइनस 2। ये रिकरेंस रिलेशन होता है फिबोनाची का, और ये कब होल्ड करेगा जब n 3 या 3 से बड़ा, यानी a3 a4 a5 इस फॉर्मूले से निकाल लोगे,
A1 और A2 फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों ही क्या होते हैं 1। ये फिबोनाची का रिकरेंस रिलेशन है ना। तो वही लिखा उन्होंने, द फिबोनाची सीक्वेंस इज स्टार्ट विद 2 ones एंड ईच टर्म आफ्टरवर्ड इज द सम ऑफ इट्स 2 प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर मतलब इसके पीछे वाले टर्म्स का सम है, ठीक है। Which one of the 10 digits is the last to appear in the unit position of a number in the Fibonacci sequence? है ना। तो कह रहे हैं कि अगर हम Fibonacci सीक्वेंस के टर्म लिखते चले जाएं, लिखते चले जाएं, लिखते चले जाएं, तो 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, करेक्ट, कौन सी डिजिट सबसे लास्ट में अपीयर होगी। यानी फिबोनाची सीक्वेंस का अगर हम टर्म लिखते चले जाएं, सारे टर्म लिखें और हर टर्म की यूनिट प्लेस की डिजिट देखें। मेरे पर ध्यान से सुनना, इन्होंने फिबोनाची सीक्वेंस को कुछ 6-7 टर्म लिख के दिए, मैं तो कहता हूं तुम लिख दो 10-20 टर्म लिख दो और केवल उन सारे टर्म के यूनिट प्लेस की डिजिट देखो, यूनिट प्लेस की डिजिट देखो। तो उन सब की यूनिट प्लेस की डिजिट देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, तो ऐसी कौन सी डिजिट है जो सबसे लास्ट में अपीयर होगी आउट ऑफ दीज 10। इन 10 में से सबसे लास्ट में अपीयर होने वाली डिजिट बताओ कौन सी होगी, है ना। और आपको देखना क्या है, यूनिट प्लेस की डिजिट देखनी है। देखो इन्होंने मेंशन किया हुआ है ना, यूनिट प्लेस की डिजिट आपको देखनी है। फिबोनाची सीक्वेंस के टर्म्स लिखो आप और केवल यूनिट प्लेस की डिजिट देखो। तो फिबोनाची सीक्वेंस लिखते हैं, पहला टर्म 1, दूसरा टर्म 1, तीसरा इन दोनों का सम 2, फिर अगला 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 14, है ना। 14 में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यूनिट प्लेस की डिजिट चाहिए थी तो मैंने वही लिख दिया। यूनिट प्लेस की डिजिट लिखना, ध्यान देना, यूनिट प्लेस डिजिट, डिजिट एट यूनिट प्लेस इन फिबोनाची सीक्वेंस, यूनिट प्लेस की डिजिट, है ना। 8 + 4 12, 2 + 4 6, 6 + 2 8, 8 + 6 14। देखते जाओ क्या क्या आ चुका है। देखो जो जो आ चुका है उसको कट करते जाओ। 1 आ चुका है, 2 आ चुका है, 3 आ चुका है, 5 आ चुका है, 8 आ चुका है, 4 आ चुका है, 2 तो हमने कट कर ही दिया है, 6 भी कट कर दो, 8 कर चुके हैं, 8 भी कर चुके हैं, 4 भी कर चुके हैं। यानी अब फाइट में कौन कौन बचे हुए हैं, अब फाइट में कौन कौन बचे हैं, अब फाइट में बचे हैं 0 7 9, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। 8 + 4 कितना हो गया 12, 12 लिखने की जरूरत नहीं, केवल 2 लिख दो। 2 + 4 6 हो गया, जस्ट मिनट, 2 + 6 8 हो गया, 6 8 14, 4 + 2 6 हो गया, ठीक है। 1 1 2 3 5 8 1 1, जस्ट मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। 1 1 2 3 1 1 हो गया है, बचे कौन कौन से अपने पास 0 7 9, हाँ 0 7 9, तो 1 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5, 8 + 5 14 थोड़ी होता है भाई, मैं कहूँ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। 8 + 5 13 का मतलब 3 आ गया, 8 और 3 11, 11 1 और 3 11 आया, 1 और 3 4 आया, 4 + 1 5 आ गया, 5 + 4 9 आ गया, 9 और 5, 9 + 5 कितना आ गया, 9 + 5 14, 4 और 9 13, 4 और 3 7, 7 + 3 10, 7, एक मिनट पहले चेक कर लेते हैं, इसको दोबारा लिखना पड़ेगा मेरे को। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जरा देखना, 1 आ चुका है, 2 भी आ चुका है, 3 भी आ चुका है, 5 आ चुका है, 8 आ चुका है, 1 तो कट गया ही है, 4 भी कट गया है यहाँ से, 5 कट हो चुका है, 9 भी कट हो चुका है, 4 भी कट हो चुका है, 3 भी हो चुका है, 7 भी कट हो चुका है, 0 भी कट हो चुका है। चलिए दिख गया, सबसे लास्ट में क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। और वो देख लेते 6 आएगा भी या नहीं आएगा, कंफर्म करना पड़ेगा भाई। लास्ट में 6 दिख तो रहा है लेकिन क्या ये आएगा या नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं क्वेश्चन गलत है। तो 0 + 7 7 हो गया, 7 7 14 हो गया, 4 और 7 7 + 4, वैसे अगर क्वेश्चन सही तो तुम टिक कर सकते हो, वो तो वैसे ही बोनस मिलेगा। 7 + 4 11 हो गया,
4 + 1 5 हो गया, 5 + 1 6, देखो 6 मिल रहा है। आ रही बात समझ में? तो इसमें खैर कोई पीएनसी का यूज नहीं था, रिकरेंस का यूज था। सिंपल कि रिकरेंस को अगर हम यूज करें तो सबसे यूनिट पोजीशन में सबसे लास्ट में कौन सी डिजिट अपीयर होने वाली होगी। आ रही है बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विद 3 नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट डिजिट ABC with A not equals to 0, C not equals to 0 such that both ABC and CB are multiples of 4। ABC और CB दोनों 4 के मल्टीपल हो, है ना। तो कह रहे हैं कि ऐसे कितने पॉजिटिव इंटीजर होंगे जिसके सारे डिजिट नेचुरली डिफरेंट ना हो, है ना, और ABC और CB दोनों 4 के मल्टीपल हो। तो ये हम लोग कुछ पढ़ा करते थे, नंबर 4 से डिविजिबल तब होता है जब उसके लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बने वो 4 से डिविजिबल हो, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिंपल सी बात है यार, ये बहुत बेसिक सी बात है। ABC को ऐसे लिखते हैं, ये सब 8th 9th में हम लोग को पढ़ा दिया जाता है। ये 100 प्लेस की डिजिट है, 10 प्लेस की है, और ये यूनिट प्लेस की है। मान लो D और लिखा हुआ DABC 4 डिजिट का नंबर है, तो ये 1000 प्लेस की डिजिट है, तो इसको ऐसे लेंगे 1000D, A 100 प्लेस की 100A + 10B + C, है ना। अब तुम देखो, तुम्हें 4 से डिविजिबिलिटी चाहिए, तो ये इसमें 1000 है, ये तो 4 से डिविजिबल है, इसमें 100 है, ये तो 4 से डिविजिबल है। तो इससे आगे इसमें 100 है, 1000 है, 10,000, इससे आगे जितने भी नंबर्स बनेंगे वो सारे के सारे पहले से ही 4 से डिविजिबल है, यानी ये वाली पिक्चर तो पहले से ही 4 से डिविजिबल है। तो ओवरऑल नंबर का 4 से डिविजिबल होना है ना होना इस बात पे डिपेंड करता है कि ये जो 2 डिजिट से नंबर बन रहा है ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। आ रही बात समझ? तो कंसेप्ट को रटना नहीं होता, कंसेप्ट को समझना होता है कि 9 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, 11 से क्या रूल है, कैसे बना है ना। तो ये तो सारे 4 से डिविजिबल है, तो ये लास्ट 2 डिजिट इसीलिए दिखी जाती है कि उसमें 100 आना स्टार्ट हो जाता है, तो वो तो पहले डिविजिबल होंगे। अब हम चाहते हैं कि ABC भी 4 से डिविजिबल हो और CBA भी 4 से डिविजिबल हो। तो इसका मतलब BC लास्ट के 2 डिजिट अगर देखे जाए, B और C दिख रहे हैं, यहाँ पर B और A दिख रहे हैं, है ना। एक और इंटरेस्टिंग बात ये कि B का डबल रोल है, B दोनों प्लेस पे दिख रहा है, B दोनों प्लेस पर दिख रहा है, यानी B यहाँ पर आएगा, A और C इंटरचेंज करेंगे। अच्छा इंटरचेंज करेंगे तो ना तो A 0 लेंगे ना C 0 लेंगे, क्योंकि एक बार A यहाँ पर आ रहा है, एक बार C यहाँ पर आ रहा है ना। हम चाहते हैं ये डिविजिबल हो किससे? 4 से डिविजिबल हो, है ना। तो 1 by 1 देखो, B पर तो हम सारे केस बना सकते हैं, B पर हम सारे केस बना सकते हैं। मान लो मैंने B को 0 ले लिया, B को 0 ले लिया, B को हमने कोई भी इवन वैल्यू दे दी, B को हमने कोई भी इवन वैल्यू दी। तो अब 4 से डिविजिबल होने के लिए यहाँ पे इस बॉक्स को कितनी तरह से फिल कर सकते हो? जैसे 0 डाल दिया तो यहाँ पर 4 भी हो सकता है या फिर 8, है ना। 0 4 से डिविजिबल है, 0 8 भी डिविजिबल है ना। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब अगर हम ABC की बात करें तो C की 2 वैल्यूज अलाउड है, C की 2 वैल्यूज अलाउड है। लेकिन जब BA की बात करेंगे, ABC या CBA की बात करेंगे तो B को तो 0 वैल्यू देंगे, लेकिन A फिर से कितनी वैल्यू ले सकता है? 4 और 8, है ना। तो B की किसी भी एक वैल्यू के करस्पॉन्ड A पर भी 2 ऑप्शन है और C पर भी 2 ऑप्शन है। आई बात समझ में? ये सिर्फ 0 के लिए नहीं है। मान लो तुमने B को दूसरी इवन वैल्यू दे दी, मान लो तुमने B को 2 वैल्यू दे दी, तो अब 4 से डिविजिबल होने के लिए बॉक्स पे 24 हो सकता है टोटल या फिर 28, यानी यहाँ पर फिर से 2 चॉइसेस मिलेंगी, 4 या 8। यानी अगर मैंने B को 0 दे, 2 दे, 4 दे, 6 दे, कोई भी वैल्यू दे, तो B यहाँ पर इस बॉक्स को हम 2 डिफरेंट तरह से फिल कर सकते हैं। और इस बॉक्स पर C भी आ सकता है, इस बॉक्स पर A भी आ सकता है। यानी B की हर इवन वैल्यू के लिए A को पिक करने के भी 2 तरीके हैं और C को पिक करने के भी 2 तरीके हैं। अब एक ऑड वाला केस देख लेते हैं। मान लो मैंने B को 1 वैल्यू दे दी, पहली ऑड वैल्यू दे दी, मैं चाहता हूँ ये नंबर 4 से डिविजिबल हो। तुम कहोगे सर या तो ये 12 बन जाए या फिर ये 16 बन जाए। इसका मतलब इस बॉक्स को या तो 2 से फिल करेंगे या फिर 6 से फिल करेंगे, है ना। अच्छा दूसरी ऑड वैल्यू लेंगे तो 3, यानी 20 का गैप आ जाएगा। 20 का गैप है तो डिजिट चेंज नहीं होगी, या तो सर 32 बना लो या फिर सर 36 बना लो। तो इसके भी 2 ही मेथड होंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर हम B को कोई भी ऑड वैल्यू दें तो इस बॉक्स को फिल करने के 2 मेथड होंगे। इस बॉक्स पर C भी आ सकता है और A भी आ सकता है, दोनों का ही रोल है। तो इसका मतलब है B की हर वैल्यू के करेस्पॉन्ड, चाहे वो इवन हो चाहे ऑड हो, A और C को पिक करने के 2 मेथड होंगे, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर, तो पहले B पर केस बनाओ। B वाले इस बॉक्स को, मिडिल वाले बॉक्स को कितनी तरह से फिल कर सकते? 10 तरह से।
अब जब मिडिल बॉक्स पिक हो गया तो उसके हर एक चॉइस के करस्पॉन्ड ए कितनी वैल्यू ले सकता 2 और सी भी कितनी वैल्यू ले सकता 2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर भी कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही निकाला था 40। मैंने वहां पर कमेंट को लाइक भी किया था, है ना। तो उस बच्चे ने डिटेल भी लिखी थी, कुछ ऐसे ही एक्सप्लेन भी किया था इसी तरह से। चलिए ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली इसमें बाइनोमियल थ्योरम का यूज है, तो अब यहाँ से थोड़ा सा बाइनोमियल स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पर आएंगे। हॉकी स्टिक आइडेंटिटी। देखिए हॉकी स्टिक आइडेंटिटी क्या होती है, बहुत ही काम की आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी ये है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार जेई में इस पर क्वेश्चन बन चुका है। आइडेंटिटी ये है आर सी आर प्लस आर प्लस 1 सी आर, आर प्लस 2 सी आर, आर प्लस 3 सी आर प्लस अप टू सो ऑन एम सी आर, और ये सम होता है m प्लस 1। यानी बाइनोमियल कोफिशिएंट की एक लंबी चेन ऐड करनी हो, मतलब यहाँ से बाइनोमियल थ्योरम तुम्हारी स्टार्ट हो गई है, और पीछे वाला क्वेश्चन भी तुम बाइनोमियल थ्योरम का ही मान के चलना, उसी के नोट्स में नोट करना, बाइनोमियल थ्योरम के नोट्स में। उसमें पीएनसी का यूज कम है, इसका ज्यादा है। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट की एक लंबी सीरीज ऐड करनी हो अगर तुमको, तो अपन क्या करते हैं, जिसमें नीचे वाली सारी स्क्रिप्ट सेम हो, ऊपर एक एक का डिफरेंस हो, तो सबको छोड़ दो, लास्ट वाले टर्म पर आ जाओ, एक ऊपर एक नीचे, m प्लस 1 सी आर प्लस 1, ये होता है। बाइनोमियल कोफिशिएंट की एक लंबी चेन ऐड करनी हो जिसमें नीचे वाली स्क्रिप्ट सेम हो, यानी सब स्क्रिप्ट सेम हो और सुपर स्क्रिप्ट में एक एक का डिफरेंस हो, सबको छोड़ दो, लास्ट वाले पे चले आओ, एक ऊपर एक नीचे। समझ में आया क्या? अच्छा, इसको हॉकी स्टिक आइडेंटिटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर हम इन बाइनोमियल कोफिशिएंट को एक पास्कल ट्राइंगल के फॉर्म से बनाएं, डिस्प्ले करें, तो आप देखेंगे कि इसमें एक हॉकी स्टिक का डायग्राम बना हुआ दिखाई देगा। यू मे गूगल इट टुनाइट, आप गूगल कीजिएगा, देखिएगा, टाइप कीजिएगा सर्च बॉक्स में हॉकी स्टिक आइडेंटिटी, तो वहाँ पे आपको एक हॉकी की पिक्चर दिखाई देगी। समझ में आया क्या? बाकी और कोई मीनिंग नहीं है, बस हॉकी जैसा दिखता है, होता नहीं है। चलिए आप कहेंगे सर इसका प्रूफ क्या है, तो प्रूफ कर देते हैं यार इसको। देखिए बाइनोमियल कोफिशिएंट को ऐड करने का अपने पास सिर्फ एक ही रूल है, दैट इज द पास्कल रूल। सिर्फ एक ही फॉर्मूला है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को ऐड करने का। पास्कल रूल ये होता है एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1, यानी दो ऐसे कॉम्बिनेटोरियल कोफिशिएंट ऐड करने हैं जिनकी ऊपर वाली स्क्रिप्ट सेम है, नीचे एक का डिफरेंस है, तो नीचे वाली जिसकी बड़ी होती है उसके ऊपर एक ऐड कर देते हैं, एन प्लस 1 सी आर। जिसकी नीचे वाली स्क्रिप्ट बड़ी है उसके ऊपर एक प्लस कर दो, है ना, तो तब लगता है। यानी ऊपर सेम होना चाहिए, नीचे एक का डिफरेंस, लेकिन यहाँ पर तो फाइट है, यहाँ पर तो नीचे सेम है, ऊपर एक का डिफरेंस है। तो कुछ बच्चे काफी समझदार, वो कहते हैं सर एक काम कर लो, फिर आर सी आर को थोड़ा चेंज कर लो, आर प्लस 1 सी आर प्लस 1 बोल दो, और फिर ये बिल्कुल जेई मेंस वाला क्वेश्चन बन जाएगा। इसको इतना बोल दे क्योंकि इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू 1, इसको एक साथ क्लब करें, और इनको बोलते आप थोड़ी देर बाद वेट करें, आप सभी मिलते हैं, आपसे अभी थोड़ा मिलते हैं, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, अब देखो ऊपर सेम नीचे का डिफरेंस, तो जिसके नीचे बड़ा उसके ऊपर एक ऐड कर दो, तो इसके ऊपर ऐड करेंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ जाएगा, और ये क्लब होगा इसके साथ r प्लस 2 सी आर के साथ, है ना। अब बाकी अभी वेट करते रहेंगे, प्लस अप टू 1 एम सी आर, फिर इनका रिजल्टेंट देखो ऊपर सेम नीचे का डिफरेंस, तो नीचे वाली जिसकी स्क्रिप्ट बड़ी उसके ऊपर एक ऐड कर दो, तो बन जाएगा r प्लस 3 सी आर प्लस 1, ठीक है ना। और ये इस तरह से पैटर्न चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। सबसे लास्ट में क्या होगा, सबसे लास्ट में इससे जो ऐड होने आएगा उसकी सुपर स्क्रिप्ट सेम होगी और सब स्क्रिप्ट एक ज्यादा होगी। जैसे r प्लस 2 सी आर से ऐड जो होने आया उसकी ऊपर वाली स्क्रिप्ट सेम है लेकिन नीचे एक बड़ी स्क्रिप्ट है, तो सबसे लास्ट पेयर आपका जाके ये वाला बनेगा। बनेगा क्या? यस सर यही बनेगा, ऊपर सेम नीचे एक का डिफरेंस। पास्कल रूल क्या कहता है, जिसके नीचे वाली स्क्रिप्ट बड़ी हो उसकी ऊपर वाली नहीं, यानी उसकी सुपर स्क्रिप्ट में 1 प्लस कर दो, m प्लस 1 सी आर प्लस 1, या क्या m प्लस 1 सी आर प्लस 1, ठीक है क्या। तो चलिए भाई अच्छा इसको एक और तरह से भी कुछ लोग प्रूफ कर लेते हैं, इसी आइडेंटिटी को एक और तरह से भी लोग प्रूफ करते हैं। सेकंड प्रूफ है आर सी आर प्लस 1 सी आर प्लस आर प्लस 2 सी आर प्लस अप टू 1 एम सी आर, ये होता है m प्लस 1 सी आर प्लस 1। कुछ लोग कहते हैं सर इसमें सबस्क्रिप्ट सभी में आर 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 दिख रही है
और हम आर को बहुत लाइक करते हैं, पसंद करते हैं आर को, है ना। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज इक्विवेलेंट टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r। सभी के नीचे r आ रहा है, यानी x पर r का कोफिशिएंट निकालना है। कहां से, इन RCR क्या होगा 1 प्लस एक्स टू दी पावर r। यार अगर हम इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करें और इसका जनरल टर्म लिखे और तुमसे पूछे x टू दी पावर r का कोफिशिएंट बताओ, आप बोलो सर RCR। ये चीज कहां से आई होगी, अगर हम 1 प्लस एक्स टू दी पावर r प्लस 1 का एक्सपेंशन करें, 1 प्लस एक्स की पावर r प्लस 1 का, और वहां से x टू दी पावर r का कोफिशिएंट निकालें। बोलो बच्चों यही आएगा, यस सर यही आने वाला है। तो लिखते चले जाओ, ये कहां से मिलेगा r प्लस 2 से 1 प्लस एक्स की पावर r प्लस 2 एंड अप टू सो ऑन, सबसे लास्ट टर्म पे आ जाओ 1 प्लस एक्स की पावर m। बोलो क्या यहां तक कनेक्टेड हो मेरे साथ। तो इस पूरी सीरीज में तुम्हें x पर r का कोफिशिएंट चाहिए, किसका चाहिए, x टू दी पावर r का चाहिए। इस सीरीज यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर एंड हो रही है, और ये सीरीज जीपी है, तो जीपी का सम निकाल के काम कर सकते हैं क्या। लेकिन कुछ हमारे बैच के समझदार बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे ये कहते हैं कि सर देखो आपको x पर r का कोफिशिएंट चाहिए, यहाँ पे पावर r है ओवरऑल, और इससे पहले जो टर्म्स रहे होंगे उनकी पावर r से कम होगी, तो उसमें तो x पर r का टर्म आएगा ही नहीं। तो एक काम कर लो सर, इस सीरीज में कुछ नए टर्म इंट्रोड्यूस कर लो, क्योंकि उससे कोफिशिएंट पर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। यानी वन प्लस एक्स का स्क्वायर, ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसे हमारे बच्चे कहते हैं। उनका कहना है कि सर अगर आप ये टर्म सीरीज में लिखो या छोड़ दो, उससे x पर r के कोफिशिएंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि x पर r इनमें कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें x की ज्यादा से ज्यादा पावर कितनी रहेगी, r माइनस 1। तो लेकिन इनको ऐड करने से अपना काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है भाई, जीपी अब जो ये दिख रही है ये पहली वाली जीपी से ज्यादा सुंदर है ना, ज्यादा सुंदर है क्या, हाँ भाई ये तो बहुत ही सुंदर है। लगाओ फिर फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन, मतलब हमने ये एक्स्ट्रा टर्म्स ऐड किए यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि इनके इंक्लूजन से कोफिशिएंट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब यार ये जीपी बन गए, जीपी का फॉर्मूला लगा लो पहले, a इंटू आर की पावर नंबर ऑफ टर्म्स, r है 1 प्लस एक्स, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, m टर्म्स ये रहा एक ये, यानी m प्लस 1 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, 1 प्लस एक्स माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया। कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर r, अच्छा नीचे x बच रहा है तो ऊपर ले जाते हैं इससे, यानी ऊपर से r प्लस 1 का निकाल लेते हैं, नीचे x को ड्रॉप कर देते हैं, इन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस 1 माइनस 1। तो इसका जनरल टर्म क्या होगा, इसका जनरल टर्म होगा m प्लस 1 सी के x टू दी पावर के, जनरल टर्म m प्लस 1 सी के इंटू एक्स टू दी पावर के। आपको x पर r का r प्लस 1 का कोफिशिएंट चाहिए, तो पुट k इक्वल्स टू r प्लस 1, है ना। तो कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, m प्लस 1 सी ऑफ r प्लस 1। तो आप इस तरह से भी कर सकते, कोफिशिएंट्स निकालकर, जीपी का सम निकालकर, है ना। इसका एक पर्टिकुलर केस में लिख देता हूं, जैसे मैं बोलूं, अच्छा ये ध्यान लगे सीरीज स्टार्ट वहां से होती है जहां पे दोनों स्क्रिप्ट सेम होती है, नहीं कहीं से भी स्टार्ट कर दिया आपने, ये ध्यान रखना। जैसे 5C5 6C5 7C5 प्लस अप टू सो ऑन 19C5, है ना। तो इस सीरीज का सम चाहिए, तो सबसे लास्ट वाले पे आ जाओ, एक ऊपर एक नीचे, 26 इसका आंसर होगा। आई बात समझ में। तो चलिए हॉकी स्टिक का इस क्वेश्चन में अच्छा यूज है, तो आते हैं इस क्वेश्चन पर। देखिए क्या बोला गया, कंसीडर ऑल 1000 एलिमेंट सबसेट ऑफ द सेट 1 2 3 अप टू 2015। हमने इस सेट के सबसेट बनाए जिनमें 1000 एलिमेंट्स आ रहे हैं। फ्रॉम ईच सच सबसेट चूज द लीस्ट एलिमेंट, हर सबसेट से हमने लीस्ट एलिमेंट पिक किया है। द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल ऑफ दीज लीस्ट एलिमेंट इज p बाई क्यू। यानी पहले तो हम क्या कर रहे हैं कि इस सेट के वो वाले सारे सबसेट बना रहे हैं जिसमें 1000 एलिमेंट है। इस सेट में कितने एलिमेंट है, 2015। हम सबसेट बनाने में कितने एलिमेंट यूज कर रहे हैं, 1000। टोटल कितने सबसेट बनेंगे 1000 एलिमेंट के, जितने तरह से 2015 में से 1000 एलिमेंट सेलेक्ट होंगे उतने सबसेट बनेंगे। 2015 C 1000 इतने सबसेट बनेंगे। अब दूसरा काम क्या कर रहे हैं,
फ्रॉम ईच सच सबसेट, यानी जितने भी सब बहुत सारे सबसेट बनेंगे, हर सबसेट से सबसे छोटा छोटा एलिमेंट उठाते रहो, यानी हर सबसेट से छोटे छोटे एलिमेंट, सबसे छोटा एलिमेंट है वो उठाते रहो, उन सारे छोटे एलिमेंट का अर्थमेटिक मीन निकालो, और उन सारे एलिमेंट्स का अर्थमेटिक मीन पी बाई क्यू दे रखा है, पूछा पी प्लस क्यू की वैल्यू बताओ, पी प्लस क्यू की वैल्यू बताओ, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। तो आई थिंक ये भी किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया था, आंसर मेरे पास आया नहीं इसका। चलिए देखिए, समझिए, ट्राई कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, एक्चुअली बाइनोमियल का ही क्वेश्चन था, दे दिया भावनाओं बह के, क्योंकि एक एक एंड था, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा, बाइनोमियल इतना तो आता ही है, कोई खास बाइनोमियल का यूज नहीं है, ये हॉकिस्टिक आइडेंटिटी का यूज होता है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग 1000 एलिमेंट्स, तो 1000 एलिमेंट के कितने सबसेट बनेंगे, 2015 C1000, इतने सबसेट बनेंगे 2015 C1000, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग 1000 एलिमेंट 2015 C1000, ठीक है। अच्छा, अब इतने सारे सबसेट बनेंगे तो बहुत सारे ऐसे सबसेट होंगे जिनका सबसे छोटा एलिमेंट बन रहा होगा, है ना, यानी 1 को इंक्लूड करते हो 1000 एलिमेंट के कितने सबसेट बनेंगे। बहुत सारे ऐसे सबसेट होंगे जिनका सबसे छोटा एलिमेंट 2 रहा होगा, बहुत से ऐसे रहे होंगे जिनका सबसे छोटा एलिमेंट 3 रहा होगा, तो ये हमें निकालना पड़ेगा, ये कितने हो गए। नाउ नंबर ऑफ सबसेट्स having least element 1, यानी ऐसे कितने सबसेट होंगे 1000 एलिमेंट के जिनका सबसे छोटा एलिमेंट 1 होगा। यानी अब मुझे 2015 में से 1000 एलिमेंट पिक करने, जबकि सबसे छोटा एलिमेंट 1 है, यानी 1 तो लेना ही लेना है, यानी 1 को लेने के बाद इन 2014 में से 999 नंबर और लेने हैं, यानी इन 2014 में से 9 एलिमेंट का सिलेक्शन, यानी एलिमेंट 1 इतने सेट में प्रेजेंट होगा, 2014 C999, है ना। नेक्स्ट, नंबर ऑफ सबसेट हैविंग लीस्ट एलिमेंट 2, ऐसे कितने सबसेट बनाओगे 1000 एलिमेंट का जिनका सबसे छोटा एलिमेंट 2 होगा। 2 को उठा लो, 2 को उठा लो, 2 ले लिया, सबसे छोटा एलिमेंट 2 है, तो यानी 2 को उठाने का मतलब है कि अब हम इनमें से पीछे, इसके पीछे कोई एलिमेंट नहीं ले सकते। अब बचेंगे कितने एलिमेंट मेरे पास 2013, तो बचे हुए 2013 में से 999 एलिमेंट ले लो, सही है ना। नेक्स्ट, नंबर ऑफ सबसेट हैविंग लीस्ट एलिमेंट 3, तो 3 को तो मैंने ले लिया, यानी अब जो बचे हुए 999 नंबर वो आगे से सिलेक्ट होंगे, यानी वो कितने सबसेट बनेंगे 2012 C999, है ना। एंड अप टू सो ऑन, सबसे लास्ट में कौन सा बनेगा, सबसे लास्ट में मतलब वो एलिमेंट जो सबसे बड़ा हो और लीस्ट भी हो, यानी आई थिंक 1015 नहीं होगा यार, देखो 1015 के बाद 1000 एलिमेंट बच जाते हैं, तो सबसे लास्ट वाला केस वो होगा जिसका लीस्ट एलिमेंट 1016 होगा। 1016 अगर लीस्ट एलिमेंट है तो 1016 के बाद बचेंगे कितने नंबर 999, अब वो सारे के सारे लेने होंगे, तो वो ये आ जाएंगे, इसके बाद वो ऐसे केस चलते रहेंगे 1 2 3, सबसे लास्ट वाला लिख दिया, सबसे लास्ट वाला केस ये बनेगा, है ना। यानी 1 इतने सेट के अंदर होगा, 1 की ये फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अर्थमेटिक मीन निकालना है, यानी 1 इतने सेट के अंदर प्रेजेंट होगा, 2 इतने सेट के अंदर, 3 इतने सेट के अंदर, 1016 इतने सेट के अंदर प्रेजेंट होगा, है ना। नाउ रिक्वायर्ड अर्थमेटिक मीन, नाउ अर्थमेटिक मीन का तुम लोग स्टैटिस्टिक्स में भी फॉर्मूला पढ़ते थे, प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ाते थे, एम होता ना सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, पढ़ते थे ना स्टैट्स में। यानी अगर ये वेरिएबल x1 f1 टाइम्स आता है, x2 f2 टाइम्स आता है, ये वेरिएबल है और इसकी फ्रीक्वेंसी है, और xn जो है fn टाइम्स आता है, तो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। तो अर्थमेटिक मीन 1 देखो कि 1 की फ्रीक्वेंसी क्या, 1 कितनी बार आ रहा है, 1 इतनी बार आ रहा है, 2 की फ्रीक्वेंसी ये वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है ना। तो अर्थमेटिक मीन कितना आएगा 1 इंटू 1 कितनी बार आ रहा है 2014 C999, 2 कितनी बार आ रहा है 2013 C999,
3 कितनी बार आ रहा है, 2012 C999 है ना, प्लस अप टू सबसे लास्ट में क्या था 1016, ये कितनी बार आ रहा है 919 C999 है ना, और होल अपॉन क्या आएगा, टोटल इन सभी का सम, तो इन सभी का सम, तो इन सभी का सम ये आप उससे निकाल सकते हैं हॉकी स्टिक से। तो आर सी आर प्लस 1 CR आर प्लस 2 से सबसे ऊपर से इनका सम निकाले, तो एक ऊपर एक नीचे ऐड कर दो। या फिर कुछ लोग कहेंगे सर इसको ऐड क्यों कर रहे हो, कि टोटल तो आप पहले निकाल ही चुके हो, टोटल तो इतने ही बनेंगे, तो ये तो सम पहले से ही दे रखा है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ऐसा करते हैं इस अर्थमेटिक मीन के साथ ही नीचे लिख देते हैं, हाँ एक्स बार अर्थमेटिक मीन इनटू वो नीचे, इधर नीचे नहीं लिख रहा हूँ, ये कितना आएगा 2015 C1000 है ना। अब जरा देखना, ये वाला टर्म एक बार है, ये वाला टर्म दो बार, ये वाला 3 बार 4 बार, और ये वाला टर्म जो है 1016 टाइम्स है। अब देखो इसमें जबरदस्त तरह से हॉकी स्टिक यूज होगी, कैसे देखना, पहले एक एक बार सबको लिख दो, पहली रो में एक एक बार 2015 C999 प्लस 2013 C999 प्लस 2012 C999 प्लस अप टू सो ऑन 919 C999, यानी एक एक बार सबको लिख दिया मैंने। तो अब एक एक बार सबको लिख दिया, यानी इसकी कहानी तो दी एंड हो गई। अब मैं जब दोबारा लिखूंगा तो अगली रो इसके नीचे से स्टार्ट हो, क्योंकि ये टर्म 2 बार था तो ये 2 बार आएगा। अब अगली जब रो लिखूंगा तो वो यहां से स्टार्ट होगी, 2013 C999 प्लस 2012 C999 प्लस अप टू सो 999 C999 है ना। अब जब अगली स्टोरी लिखूं, या तो तुम डिफरेंशिएशन से भी इसके बारे में थोड़ा बहुत सोच सकते हो, लेकिन आई थिंक ये ज्यादा अच्छा लगेगा तुमको। अब जब इसकी कहानी, अब ये 2 बार लिख, ये एक बार था ये आ गया, ये 2 बार था ये भी 2 बार आ गया, ये 3 बार था, तो जब थर्ड रो लिखूंगा तो वो इसके नीचे से आएगी 2012 C999 एंड अप टू सो ऑन 999 C999, ऐसे लिखते रहेंगे लिखते रहेंगे लिखते रहेंगे। सबसे लास्ट में जो बचेगा वो ये अकेला बचेगा 999 C999, इन सबको ऐड करो। तो ऐड करेंगे तो भाई साहब पहली रो जो दिख रही है, पहली रो में तुम पास्कल लगा सकते हो, सर पास्कल बोल रहे हैं, हॉकी स्टिक लगाओ, तो यहां से लगाओ पहली रो में हॉकी स्टिक। तो 2015 C1000 इंटू एक्स बार, ये कितना आएगा आर सी आर प्लस 1, एक ऊपर एक नीचे 2015 C1000। अब सेकेंड रो में लगाओ, सेकेंड रो में लगाएंगे तो यहां से यहां तक का हॉकी स्टिक लगाओ, एक ऊपर एक नीचे 2014 C1000। थर्ड रो में हॉकी स्टिक लगाओ 2013 C1000 प्लस अप टू सो ऑन है ना। अच्छा अब ये देख रहे हो हॉकी स्टिक चल रही है, लास्ट टर्म की वैल्यू 1 है, तो इसकी वैल्यू 1 है, तो अगर इफ यू डोंट माइंड मैं इसको 1000 C1000 भी लिख सकता हूँ क्या। तो अब देखो ये जो एक एक रो को हमने ऐड करके हॉकी स्टिक लगाई, तो जितनी भी रोज का सम आ रहा है उससे फिर से एक हॉकी स्टिक वाला सीन बन गया। 1000 C1000, नीचे 1000 है, ऊपर एक एक का डिफरेंस है, सबको छोड़ो लास्ट पर एक ऊपर एक नीचे है ना। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो 2015 C1000 इंटू एक्स बार, ये मीन आ रहा था, ये किसके इक्वल आ जाएगा, एक ऊपर एक नीचे 2016 C1001 है ना। एक बाइनोमियल कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी होती है कि दोनों स्क्रिप्ट को रिड्यूस करना हो तो ये होता है n/r इंटू एक एक कम कर दो। इसका बहुत ज्यादा यूज करने वाला हूं मैं आगे आने वाले लेक्चर में। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को अवॉइड करने में भी इसका जबरदस्त यूज किया जाता है। तो वही ट्रिक एक बार लगा लेते हैं, क्योंकि एक एक रिड्यूस करेंगे तो ये वाला सीन गया 2016/1001 इंटू 2015 C1000। तो इससे ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, तो एक्स बार मीन की वैल्यू आ गई 2016/1001 है ना। ऐसे ही कुछ पी वाई क्यू फॉर्म में लिखा था, लेकिन बोला था पी और क्यू क्या है, रिलेटिवली प्राइम है, आई थिंक ऐसा मेंशन किया था उन्होंने, पी एंड क्यू आर रिलेटिवली प्राइम, यानी इसको हमें इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कॉमन डिवाइजर तो नहीं आ रहा। तो आई थिंक
3 से तो जाता नहीं है, 7 से चला जाता है, ये 7 से डिविजिबल होता है। 7 1 जा 7 30, 7 4 जा 28, हाँ 7 से जाता है, 7 से ये जाता है क्या, 7 2 जा 14, 61, 7 8 जा 56, 56, 56, हाँ जा रहा है, जा रहा है। 10 1 जा 7, 30, 7 4 जा 28, 10 4 जा 28 और 21, 7 3 जा 21, 21 है ना। अब जो है 7 से इसको भी कैंसिल करते हैं, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और ये बचेगा 7 2 जा 14, 61, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 और 7 8 जा 50, 288 बाई 143 ये आ रहा है। और 288 इवन है नहीं, 143 आई थिंक होता है 13 इंटू 11 होता है, 13 10 जो 13 इंटू 11, तो 13 से 11 से तो जाएगा नहीं, 11 2 जा 22 और 68 नहीं जाएगा, 13 से जाएगा, 13 2 जा 26, 28 नहीं जाएगा, तो ये इररेड्यूसिबल फ्रैक्शन आ गई है ना। तो यही p बाई क्यू का रोल प्ले कर रहा है। तो p प्लस क्यू निकाल सकते हैं, 8 प्लस 3 288 प्लस 143, तो 8 प्लस 3 11 आ गया, 8 4 12, 8 प्लस 3 11, 1 कैरी, 4 8 12 1 13, 2 प्लस 1 प्लस 3, हाँ 3 प्लस 1 4, 431, 431 टाइप का कुछ आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर आ गया है इस पार्ट का भी। ठीक है, तो बस आज यहीं तक रखते हैं, आज ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं दे रहा हूँ, तुम लोग बस वो जो बचा था सिस्टम ऑफ रिकरेंस वाला वो वाला क्वेश्चन ट्राई करना। और नेक्स्ट क्लास में बाइनोमियल पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम आती नहीं, लेकिन जो भी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स है वो सारी प्रॉब्लम लेके आएंगे, आपको देंगे करने को, और आप इसी तरह पढ़ते रहिएगा, कॉमेंट सेक्शन को एक्टिव रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, अलविदा, टाटा, बाय बाय।